बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई सबसे पहले तो तमाम तर बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने माशाल्लाह से फ़र्स्ट ईयर का बेहतरीन रिज़ल्ट बनाया है। मगर अब फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट हासिल करने के बाद आगे क्या प्लान ऑफ स्टडी होना चाहिए, आगे आपने यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की परसेंटेज के एतबार से आइडियल साबित हो सकती हैं। हम इस वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, मगर मेनली उसमें हम बात करना चाहते हैं कि आपके रिज़ल्ट का, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का आपका रिज़ल्ट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के टेस्ट पर पड़ता है। तो आखिर कैसे हम अपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए तैयारी कर सकें, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए आइडियल हो सकती हैं, हमें कितना वक्त हासिल है, हमारे पास कितना वक्त है कि जिसमें रहते हुए हम अपनी टेस्ट की तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें कि जिससे हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन यकीनी तौर पर हो जाए। तो आइए इस डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपके सामने जब ये एक इंडेक्स लेकर बैठा हूं तो मुझे नज़र आ रही है कुछ बहुत ही ज़्यादा काम की बातें। सबसे पहले तो भाई जिस बच्चे ने अपना फर्स्ट ईयर का पेपर दिया और उसका रिजल्ट आया है वो अपने तमाम तर टेस्ट, अपने तमाम तर पेपर्स में कामयाब हो गया है, नाकाम नहीं, वो कामयाब हो गया है और उसकी परसेंटेज 50 अबव है, यानी 50% से अबव उसकी परसेंटेज है। तो जनाब उसके पास एडमिशन यूनिवर्सिटी में हासिल करने के लिए जो टेस्ट होता है, तो जनाब वो टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, टेस्ट देने के काबिल है। अब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे बहरहाल आपसे डिस्कस करनी है, तो इंशाल्लाह भी डिटेल में इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो टेस्ट स्कोर है और आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है, ये दोनों किस तरह से कंसीडर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मैं इंशाल्लाह इस पर भी आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो इस बात पर परेशान हैं कि जनाब उनकी परसेंटेज उनकी एक्सपेक्टेशन से तो कम है, तो क्या उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो सकता है, क्या उनकी कम परसेंटेज पर भी क्या वो एडमिशन टेस्ट के देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इस पर इंशाल्लाह आपसे डिटेल में बात होनी है। सर फर्स्ट ईयर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बच्चा है कि सर जिसका एक पेपर रुक गया है या एक से ज़ायद पेपर्स रुक गए हैं, तो क्या उसे करना चाहिए, उसे सप्ली के एग्जाम्स की तरफ जाना चाहिए या कि नहीं, या फिलहाल उसे एनुअल के साथ देना चाहिए या फिर सप्ली के तौर पर उस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस पर भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में बात करने लगा हूं। उसके साथ साथ प्रियोरिटी लिस्ट। अब जाहिर है माशाल्लाह से आप बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं और सेकंड ईयर में आप मौजूद हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के गेट पे आपके लिए ओपन होते हैं, मगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो तमाम तर मालूमात शेयर करूं जिसके बाद आप अपना फैसला कर सकें कि आपके लिए डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, टारगेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो एप्टीट्यूड है वो आपके एकेडमिक एग्जाम से किस तरह से मुख्तलिफ है। बहुत सारे बच्चे जो कि अपने ए लेवल्स की तैयारी में माशाल्लाह से मसरूफ़ हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटर के एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं, मगर बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनकी जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं बिल्कुल वैसी ही स्टडीज़ जो हैं वो एप्टीट्यूड की भी होती हैं और उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये बात 100% गलत है, इसलिए आपको मालूमात हासिल होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ टेस्ट कैसा होता है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब इंटर पढ़ रहे हैं, अभी तो आप सेकंड ईयर में हैं या लेवल्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने तो अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया। तो भाई ये टेस्ट किस तरह का होता है, आसान होता है, मुश्किल होता है, ऐसा होता है कि जिसमें आप स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा होता है जिसमें स्कोर करना बड़ा आसान काम है, जिस पर इंशाल्लाह आपसे डिटेल में बात होनी है। प्रिपरेशन कैसे करें, ये अहम तरीन सवाल है। एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या तरीक़ाकार हो कि जिसके ज़रिए से हम बेस्ट स्कोर बना सकें और हमारा यूनिवर्सिटी के डिज़ायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हो सके। तो इंशाल्लाह इस पर भी आपसे डिटेल में बात होगी। टाइम बहुत लिमिटेड है। अब ये टाइम इसलिए भी लिमिटेड है कि इसी टाइम में रहते हुए आपने अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स, अपने ए लेवल्स के एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ इसी ड्यूरेशन में रहते हुए आपने अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की बेहतरीन अंदाज में तैयारी करनी है। तो ये वक्त इसलिए बहुत ही ज़्यादा कम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम देखते हैं तो अभी मालूम हो रहा है कि जनाब 15 अप्रैल से इंटर के एग्जाम्स का आगाज़ होने जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब 15 अप्रैल से आगाज़ होने लगा है तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स काफ़ी कम रह जाएंगे। उसके अलावा हम देखते हैं तो मार्च के कैलेंडर में हमें नज़र आता है कि रमज़ान मुबारक है,
रमजान मुबारक में हम जानते हैं कि थोड़ी एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं, हमारी मसरूफियात बदल जाती हैं, जिसके सबब पढ़ाई होती तो है मगर उतनी ज़्यादा शायद नहीं हो पाती है। तो सर कैसे इस चैलेंज से हम मुकाबला कर सकते हैं, कैसे इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस पर हम अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपके साथ डिटेल में स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ कैसे टेस्ट की प्रिपरेशन को मेंटेन करें अपनी सेकंड ईयर की स्टडीज के साथ, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बैलेंस आउट होता है। या तो वो सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी बैठ के एप्टीट्यूड की तैयारी करें, या फिर वो सोचते हैं कि सर हमें तो सिर्फ सेकंड ईयर भी पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैं कहता हूं कि एक ब्लंडर है जो अक्सर बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे टेस्ट तो देते हैं मगर उनमें से बहुत कम कामयाब हो पाते हैं। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को खत्म करना है इंशाल्लाह। तो मैं इस पर आपसे बात करना चाहूंगा। स्टार्ट कब करें, प्रिपरेशन का आगाज कब करें एप्टीट्यूड टेस्ट की? क्या हम एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज थ्योरी एग्जाम्स के बाद करें, यानी कि 15 अप्रैल से जो डेट अनाउंस है टेस्ट पेपर्स की आपकी, तो क्या उसके बाद हम टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज करें या उससे पहले करें? और अगर उससे पहले करें तो आखिर कब से करें? बिल्कुल लास्ट मंथ जो थ्योरी एग्जाम से पहले का रह गया उस वक्त में करें या फिर अभी से करें, आज से करें? इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। हुआ सर। उसके बाद हम देख रहे हैं एक बहुत ही अहम बात है सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माशाल्लाह से एबिलिटी रखते हैं, जिनकी अपनी परसेंटेज बहुत शानदार होती है, उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब उनको ये मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर फीस इतनी है तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। वो सोचते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर फीस इतनी ज़्यादा है तो ये तो फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम शायद इस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला नहीं लें तो बेहतर होगा, या हम इस यूनिवर्सिटी के लिए इनफैक्ट आगे ना बढ़ें तो बेहतर रहेगा। जबकि ये बहुत बड़ी गलती है। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों के लिए फाइनेंशियल एड, स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसी तरह से मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। उसके साथ साथ बच्चों को जो है वो फाइनेंशियल एड के साथ साथ जो है लोन भी मिल रहा होता है। यानी कि ये वो ऑप्शंस हैं कि जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम चार्जेस पे करके यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। तो भाई बच्चों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, तो इस वीडियो के जरिए से इंशाल्लाह मैं इस पर भी आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूँ। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, ठीक है, वो किस तरह से कंसीडर किया जाना चाहिए हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वन। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनका रिजल्ट जो है वो यहां फॉल कर रहा है, इस रेंज में फॉल कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 60 to 70% में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 70 to 80% में आ रहा है, और बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका रिजल्ट 80 प्लस में या 90 प्लस में जा रहा हो। उनकी तादाद कंपैरेटिवली कम होगी। एम आई राइट? आइए आगे चलते हैं। सर सबसे पहले 50 to 60% पर जो बच्चे हैं, 50 प्लस से 60 तक जो जा रहे हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। देखें, आप पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें दो तरह से बातों को आपने समझ लेना है। सबसे पहले तो ये कि क्या आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। भाई आपकी एलिजिबिलिटी पहले तो होगी टेस्ट देने के हवाले से, क्या आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो कौन होता है ऐसा कि जो टेस्ट देने के लिए एलिजिबल नहीं होता? यकीनन वो बच्चा जिसका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर रुक गया है, वो पेपर फेल हो गया है, उस पेपर में वो कामयाब ना हो सका, तो वो बच्चा अपना टेस्ट यूनिवर्सिटी में देने का अहल नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो टेस्ट नहीं दे सकता, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो टेस्ट नहीं दे सकता। फिर वो बच्चे कि जिनका रिजल्ट तो अच्छा है, पास है, ठीक है, मगर उनकी परसेंटेज बहुत कम है, तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बच्चों की परसेंटेज 50 प्लस जो परसेंटेज रखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वो अपना गेट भी ओपन करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं एनईडी की बात करूं तो भाई एनईडी में जब आप बीएस प्रोग्राम्स की बात करते हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अलावा जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं उसमें आप एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल आप एडमिशन टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बीई की बात करूं तो ऑब्वियसली वो 60% कम से कम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, मगर 50% से ज्यादा है तो आप टेस्ट देने के काबिल हैं बीएस प्रोग्राम्स के लिए, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो भाई वो बच्चे जो कि 50% या 50% प्लस पर मौजूद हैं तो भाई वो टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, मगर ये आपका पहला स्टेप है।
आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका पहला स्टेप है, अभी दूसरा स्टेप लेना बाकी है, मैं इस पर भी आपसे अभी डिटेल में बात करने वाला हूं। ठीक है जी, आपकी परसेंटेज 50 प्लस में है तो जनाब आप एनईडी में अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप एनईडी में अप्लाई। ठीक है, इसी तरह से आपकी और दीगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आगे जाके कंप्लीट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन डिटेल में करना चाहता हूं कि हर एक यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट देने का क्राइटेरिया है या आपकी एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट है। तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो बताती हैं वो बताती हैं 60%, लीस्ट जो है वो 60% होना चाहिए, मगर ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं कि जिसमें 50% जो है किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो वो टेस्ट जरूर दे सकता है, टेस्ट देने के लिए वो एलिजिबिलिटी रखता है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर एनईडी का नाम खास तौर पर इसलिए लिख दिया बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरी तो परसेंटेज 50s में आ रही है तो क्या मैं टेस्ट नहीं दे सकता? भाई आप टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं आ जाता हूं 60 to 70 पे, तो भाई 60 to 70 पे तो ऑल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, तमाम तर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो अब वो बच्चे जो अपने रिजल्ट को लेकर बड़े परेशान बैठे थे और घबरा रहे थे कि अब क्या होगा, हमारी तो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज इस तरह की आ गई है, सो देन व्हाट वी कैन डू। तो भाई आपकी परसेंटेज अगर 60 प्लस है, 60 है या 60 से ज्यादा है तो भाई आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी परसेंटेज 50 प्लस में है, यानी 50 है या 50 से ज्यादा है, ठीक है ना, लेस देन 60 है, तो आपके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं और यूनिवर्सिटी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिसमें आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज में नहीं है, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिसके कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं स्पेसिफिकली जिसके लिए आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, आप 50% पे फेल नहीं हो गए, नाकाम नहीं हो गए, यूनिवर्सिटीज आपके लिए दाखिला आपको देना चाहती हैं और दे सकती हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। सर वो बच्चे जिनकी परसेंटेज 70 to 80% है, मैंने 80% तक बस मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद मुझे यहाँ पर 90 to 100% पर जरा बात करनी है, राइट। सर यहाँ पर जो है ना वो 70 to 80% में अगर किसी बच्चे की परसेंटेज आ रही है फर्स्ट ईयर में तो उसके पास क्या रास्ता है? देखो बेटा, जिसकी परसेंटेज 70 से 80% तक जा रही है, इससे मालूम होता है कि उसने अपने कॉन्सेप्ट पर बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ा टाइम लगा है, तो उसके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देने के लिए मौका मौजूद है, सहूलत मौजूद है, रास्ता मौजूद है। ठीक हो गया? यानी कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसकी परसेंटेज 72 प्लस में है, 72% है मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकता हूं और डेफिनेटली मेरा चांस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने का ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर टू अदर। सर अब ऐसा क्यों होता है? इस बात का जवाब जरा गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा टेस्ट रिजल्ट या टेस्ट स्कोर और उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, इन दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तब कहीं जाकर हमारा एक एग्रीगेट बनता है, तब जाकर हमारा एक मेरिट बनता है। यानी कि ये फॉर्मूला है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, आपका टेस्ट स्कोर और उसके साथ साथ आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, ठीक है, इसको मिलाकर आपका मेरिट बनता है, एग्रीगेट बनता है, टोटल आपका मेरिट बन रहा होता है। उसके बाद फिर फैसला होता है कि जनाब आप जो है वो किस यूनिवर्सिटी, मतलब उस यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिकली आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो भाई दोनों चीजें जरूरी हैं। मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, मेंशन करो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, सर सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं काउंट होगा। भाई आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसी तरह से जब आप बात करते हैं ए लेवल्स के स्टूडेंट्स की, तो भाई उनका ओ लेवल का रिजल्ट काउंट होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के हवाले से, ठीक है, क्योंकि उनका जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो यही है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की, तो आपके जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं वो मोस्टली टेस्ट जो होते हैं वो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने से पहले खत्म हो चुके होते हैं, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने से पहले खत्म हो चुके थे, इसलिए आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कंसीडर किया जाता है। तो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है माशाल्लाह। अब सवाल पैदा होता है सर कि सेकंड ईयर का रिजल्ट क्या करें? भाई सेकंड ईयर के रिजल्ट के बारे में भी मैं डिटेल से बात करने लगा हूं, तो जरा इत्मीनान से सुनिएगा सारी बातें। आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट में आपकी कम से कम जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए, कम से कम, लीस्ट है, लीस्ट है।
ठीक है। सेकंड ईयर में आपकी कम से कम इतनी होनी चाहिए, कोई पेपर सेकंड ईयर का रोका हुआ नहीं होना चाहिए, कम से कम परसेंटेज आपकी इतनी होनी चाहिए, तो आपका एडमिशन जो है वो मेंटेन रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। अगर आपकी परसेंटेज लेस देन 60% है, रिक्वायरमेंट से कम है, या फिर आपका सेकंड ईयर के अंदर कोई पेपर रह गया है, आप नाकाम हो गए हैं, तो फिर आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में कैंसिल हो जाएगा, आप एडमिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। चंद एक केसेस में सुनने को मिलता है कि जनाब प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन को मेंटेन रखा, जबकि अक्सरियत में ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड ईयर में अगर आपको कोई पेपर रह गया है तो ऑब्वियस बात है कि आपका फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन आगे नहीं जा रहा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सर मुझे कम अज कम 60% सेकंड ईयर में बनानी है, कम से कम सेकंड ईयर में 60% बनानी है, और फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज आ चुकी है वही मेरे एडमिशन के लिए कंसीडर की जाएगी। ओके हो गई बात। अच्छा सर अब बात कर लें जरा वो बच्चे जो कि 90% अबव स्कोर कर चुके हैं, माशाल्लाह भाई, वो बच्चे जिनका स्कोर 90 अबव है, फर्स्ट ईयर में 90% से ज्यादा उनकी परसेंटेज आ रही मिसाल है, ठीक है, ऐसे होंगे यकीनन, तो क्या करें, वो बहुत अच्छी परसेंटेज है, मगर आप सिर्फ इस परसेंटेज पे रिलाई नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, 90% या 90% से अब अगर आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर में है तो आप सिर्फ इस चीज पे रिलाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको इस चीज का सहारा भी लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खास तौर पे ये सोचने लगते हैं कि भाई मैंने तो फर्स्ट ईयर में इतनी अच्छी परसेंटेज ले लिए, सेकंड ईयर में इंशाल्लाह इसके करीब करीब मेरी परसेंटेज आ जाएगी तो हर एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी कि इंटर के अंदर आपने अपनी फर्स्ट पोजीशन ले ली है, मगर आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट में फेल हो गए, यानी एनईडी का आपने टेस्ट दिया है, 50 मार्क्स लाने थे, आप 50 नहीं ला सके, 49 मार्क्स लाए, तो आपका एडमिशन नहीं होगा एनईडी में, भले से आप इंटर में फर्स्ट पोजीशन ला चुके हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। मेक इट क्लियर। तो भाई जहां आपकी परसेंटेज इंपॉर्टेंस रखती है वहां आपका टेस्ट स्कोर भी इंपॉर्टेंस रखता है। कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरह से टेस्ट होता है, कितने नंबर्स उसके अंदर जो है ना वो आपको लेने होते हैं, उसका मेरिट क्या बन रहा होता है, उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा। बट इन दिस वीडियो अभी मैंने आपसे जो बातें शेयर की हैं, आप 50 to 60 में हैं, आप फिर भी बेहतर सिचुएशन में हैं, आप अच्छी सिचुएशन में हैं। कुछ बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 50% पे भी आपके एडमिशन को कंसीडर करती हैं, आप टेस्ट देने के काबिल हो गए, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है जनाब। वो बच्चे जो 60 to 70 में जा रहे हैं, उनकी परसेंटेज 60 प्लस 70 प्लस में जा रही है, 60 to 70 में जाती है इस रेंज में, तो भाई उनके पास मार्जिन है कि वो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, टेस्ट दे सकते हैं, तैयारी करेंगे अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी में तो काम अच्छा हो जाएगा। सर थर्ड थिंग इज कि जनाब जिनकी परसेंटेज 70 to 80 है, जिनकी परसेंटेज 70 to 80 है, तो उनके पास एक तो एज ये हासिल है कि वो मल्टीपल यूनिवर्सिटी में टेस्ट तो दे सकते हैं, फाइन, मगर उसके अलावा भी अब उन्हें अपने टेस्ट स्कोर पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी तो है, मगर उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी जितनी ज्यादा मेहनत इन्हें करनी है। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अलग अलग है, तमाम यूनिवर्सिटीज में दोनों चीजें काउंट होती हैं, मगर किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट स्कोर ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ज्यादा परसेंटेज होती है, किसी यूनिवर्सिटी में आपके जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं उनको ज्यादा कंसीडर किया जाता है। तो भाई आपका एकेडमिक रिजल्ट अगर बहुत अच्छा है, बेहतर है माशाल्लाह, तो आपका टेस्ट स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एडमिशन हो सकता है, मगर आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी ज्यादा मेहनत 50 to 60 वाले स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। एक आसान सी बात है, ठीक है जी। तो यहां पर एक क्लियर होना चाहिए कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, अब आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में जो अच्छी बात थी मैंने वो बता दी आपसे कि 50% है या उससे अबव है, तो भाई आप एडमिशन टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, इवन एनईडी में आप एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। डन हो गई बात। सर अब वो बच्चे जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का रिजल्ट जो है वो किसी एक पेपर में रह गया है, एक से ज्यादा पेपर में रह गया, तो अब उसके बाद बचते हैं दो ऑप्शंस। वो दो ऑप्शंस क्या है? वो दो ऑप्शंस ये हैं कि सर या तो वो अपने सेकेंड ईयर के साथ अपने टेस्ट देगा, पेपर देगा, हो सकता है, या फिर जो है वो सप्ली का एग्जाम्स अलग से जो होता है इंटर के एग्जाम्स के बाद होता है, या उसमें जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है, तो मैं इस पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं उन दोनों को आप इकट्ठा क्यों डिस्कस करते हैं, आखिर ऐसा क्या है कि जनाब जब कभी भी आप बताते हैं तो आप कहते हैं भाई आपके एकेडमिक रिजल्ट्स क्या हैं और फिर उसके बाद एप्टीट्यूड स्कोर। तो आइए मैं आपको ये बात आसान लफ्जों में समझा दूं। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो आपको वहां का टेस्ट देना पड़ता है। आपको वहां पर जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो टेस्ट आपको देना होगा। उस टेस्ट में एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, उतना स्कोर आपको बनाना होगा, तो आप उस टेस्ट में पास कंसीडर किए जाएंगे। ठीक हो गया। उससे जब आगे आप जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो देखा जाता है कि आपका टेस्ट स्कोर कितना ज्यादा है और फिर उसी की मदद से आपका मेरिट
बनता है, आपका मेरिट बनता है। अब मेरिट क्या होता है समझ लीजिए। सर मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, परसेंटेज हासिल की 80, ठीक है, मेरी परसेंटेज क्या है 80% है, ओके, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, बहुत अच्छी परसेंटेज है माशाल्लाह। सर मेरा एप्टीट्यूड का जो स्कोर बन रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने दिया, मिसाल है 100 मार्क्स का पेपर था और 100 मार्क्स के पेपर में टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स हैं, ठीक है, मेरे 90 मार्क्स हैं, तो मैंने 90% मार्क्स एक्चुअली अपने टेस्ट में स्कोर कर लिए और 80% ही मेरी जो है वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में है। तो होता क्या है, होता ये है कि सर एक स्पेसिफिक परसेंटेज काउंट की जाती है, एक स्पेसिफिक परसेंट काउंट किया जाता है आपके एकेडमिक का और आपके एप्टीट्यूड का। मिसाल ले लेते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन टेस्ट देने की ख्वाहिश रखते हैं तो वहां पे आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, आपकी परसेंटेज का लिया जाएगा 50%। 90 का अगर मैं 50% लूं तो बनता है जनाब, 90 का 50% बनता है 45%, एम आई राइट? 90 का 50% बनता है 45, तो 45% आपने लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ आपकी ये जो परसेंटेज है, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है, इसका भी 50% लिया जाएगा जनाब, तो हो जाएगा 40। तो आपका जो टोटल एग्रीगेट बन रहा है वो 85 है, यानी आपका ये टेस्ट स्कोर की परसेंटेज भी काउंट होती है और उसके साथ साथ आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की परसेंटेज भी काउंट होती है। इसको मिलाकर बनता है आपका टोटल मेरिट। इसकी बेसिस पे फैसला होता है कि जनाब आपका एनईडी मिसाल है एनईडी यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं उसकी भी डिटेल शेयर करूंगा, मगर मुख्तसर ये समझ लीजिए कि सर हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर और हमारा एकेडमिक रिजल्ट, दोनों में से कोई भी चीज जाया नहीं होती है, दोनों में से कोई भी चीज बेकार नहीं है। आपको एप्टीट्यूड के लिए भी जमकर डटकर भरपूर मेहनत करनी है, अच्छा स्कोर लेकर आना है, और दूसरी तरफ आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है, एकेडमिक रिजल्ट की भी अपनी जगह बहुत बहुत अहमियत है। अब यहां आपके ज़हन में बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं एकेडमिक रिजल्ट से जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, वो आपका जो बच्चे ए लेवल्स के हैं उनके लिए ओ लेवल्स का रिजल्ट है, क्योंकि इसी की बेस पर आपका एडमिशन होता है, ठीक है, इसी की बेस पर आपका एडमिशन होता है। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अगर आपका सेकंड ईयर का एग्जाम है तो सेकंड ईयर के एग्जाम्स में आप परसेंटेज आपकी बिल्कुल लो हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए। 60% आपने हासिल करनी है सेकंड ईयर के एग्जाम्स में। तो आप इसका मतलब है कि आपका एडमिशन जो आपको हासिल हो चुका है वो मेंटेन रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है जी। तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर और एकेडमिक रिजल्ट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये वेरी करता है। अगर मैं आपसे नर्स्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे फास्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे जीआईके की बात करूं, तो हर एक यूनिवर्सिटी में जो हमारे एप्टीट्यूड के स्कोर की परसेंटेज है और हमारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की परसेंटेज है, उसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो आइए इस पर हम इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में मजीद डिस्कशन करेंगे, मगर यहां समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो रहा कि जनाब आप जो है वो सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी करें और यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको हासिल हो जाए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को सेकंड ईयर के रिजल्ट को आप बनाने में लग जाए, एप्टीट्यूड छोड़ दें और आपका एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज डेफिनेटली आपके टेस्ट की एलिजिबिलिटी को डिफाइन करती है, उसको बनाती है। मगर यहां इस बात को समझना जरूरी है कि अगर आपकी परसेंटेज 50% या 50% से अबव है, आपकी परसेंटेज 60% या 60% से अबव है, तो अब यहां ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी अगर परसेंटेज 50+ में है तो आप एनईडी के बीएस प्रोग्राम्स एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में एडमिशन टेस्ट देने के अहल हैं, आप टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। आपकी परसेंटेज अगर 60+ में है तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी आपके लिए टेस्ट देना बिल्कुल मुमकिन है, आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद बड़े परेशान थे, तो मैंने कहा भाई उनकी परेशानी खत्म कर दूं। तो भाई आपकी परसेंटेज अगर 50 है तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि जिनके कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो 50+ पर वो एडमिशन बिल्कुल लेती हैं, आप एडमिशन टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल उसमें चांस है कि आपका एडमिशन हो।
सेकंड चीज ये कि अगर आप 60+ % रखते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आप पाकिस्तान की तमाम तर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। एडमिशन टेस्ट की एलिजिबिलिटी आप रखते हैं। अब जब आपकी परसेंटेज, समझने वाला पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं, आपकी परसेंटेज अगर 50, 52, 53 इस तरह की है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो यूनिवर्सिटी का इंतखाब करेंगे टेस्ट देने के लिए, तो यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें टेस्ट स्कोर ज्यादा कंसीडर किया जाए और आपका टेस्ट स्कोर भी बेहतरीन बने, आपका टेस्ट स्कोर भी बहुत अच्छा बने। आप ऐसी यूनिवर्सिटी को जरूर कंसीडर कीजिए कि जो यूनिवर्सिटी टेस्ट स्कोर की जो परसेंटेज है उसको ज्यादा रखती है। मिसाल के तौर पे GIKI यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, तो ये आपका 85% टेस्ट को देखती है और 15% आपके एकेडमिक को देखती है। यानी 85% कंसीडर किया जाएगा आपके टेस्ट स्कोर में से और 15% कंसीडर किया जाएगा आपके एकेडमिक्स में से। तो भाई ये तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो यकीनन जब कि आपकी परसेंटेज कम है तो आप परसेंटेज के कम होने के बावजूद भी अगर इन यूनिवर्सिटीज में कि जिनका टेस्ट स्कोर ज्यादा काउंट होता है वहां अगर आप अप्लाई करते हैं तो यकीनन आपका एडमिशन भी हो सकता है, आपका एडमिशन टेस्ट में अच्छा, आपकी एडमिशन टेस्ट का जो स्कोर है वो भी अच्छा बनेगा, तो यकीनन वहां पर एडमिशन होने का इम्कान बिल्कुल आपके लिए मौजूद है। वो बच्चे जो कि 60+ पे मौजूद हैं, डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग स्टेट है। यानी 60+ पर आपकी परसेंटेज जो है वो टेस्ट देने के लिए बिल्कुल आपका मौका है। आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना चाहें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी है। मगर इस परसेंटेज के साथ जब बात की जाती है टेस्ट स्कोर की, तो भाई फिर इसका मतलब यह हो गया कि आपने टेस्ट स्कोर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त बनाना होगा। यानी कि आपका टेस्ट स्कोर फिर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। यानी आपके अगर 100 MCQs एक टेस्ट में मौजूद हैं तो उसमें से कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप उस टेस्ट स्कोर में 85+ पर जरूर जाएं। 85+ पर आप उस टेस्ट में जरूर जाइए, इससे आपके एडमिशन का इम्कान और बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो 60% है, ये एक ऐसी परसेंटेज या 60+% आप कह लें, तो ये एक ऐसी परसेंटेज जिसे टेस्ट तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, मगर इस पोजीशन पर अगर आप मौजूद हैं तो आपने अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर को बढ़ाने के लिए दिन रात सुबह शाम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकेंगे। तो ये कंफ्यूजन आपके जहन में है कि भाई जिसकी परसेंटेज 50 है या 50+ में है, जिसकी परसेंटेज 60 है या 60+ में है, तो क्या वो टेस्ट नहीं दे सकता? वो बिल्कुल टेस्ट दे सकता है। 60% जिसकी है, 60% ज्यादा, वो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है। 50% या 50% से ज्यादा है तो ये वो परसेंटेज है कि जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको एडमिशन टेस्ट के लिए ऑफर की जा रहे होते हैं, आप बिल्कुल उसके लिए एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर NED में जब आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको BS प्रोग्राम्स जो हैं अगर आपकी परसेंटेज 50 है तब भी आप BS प्रोग्राम्स के लिए एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चे ये सवाल अभी भी जहन में रखते हैं, वो बच्चे जो कि खुदा न ख्वास्ता किसी भी वजह से फर्स्ट ईयर की अपने एग्जाम्स में कामयाब ना हो सके और उनका कोई एक पेपर रह गया और जिसकी वजह से उनकी जो रिजल्ट है वो शो हो रहा है कि जनाब वो कामयाब नहीं हुए। तो अब वो बच्चे क्या करें? मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके फ्यूचर का फैसला कर सकती है। फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट जिनका एक पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चे फर्स्ट ईयर के जिनके 2 पेपर क्लियर नहीं हुए, वो बच्चे जिनके 3 पेपर्स क्लियर ना हो सके, तो मैं उन सब के लिए जरा अलग अलग बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी पेपर में आप कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी का टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को आपने समझना होगा। अब सर हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा एक पेपर रुका हुआ है
किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। यानी आपको क्या करना होगा, अपना ये जो पेपर है वो जरूर अटेम्प्ट करना होगा, उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही मजीद प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मेरा अगर एक पेपर रुका है या एक से ज्यादा, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? मैं या तो ये कर सकता हूं कि मैं सेकेंडरी के एग्जाम्स के साथ उन्हें दूं, एक पॉसिबल ऑप्शन ये है। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन ये है कि सर मैं जो सप्ली के पेपर होते हैं वो जनवरी में जा रहे होते हैं या दिसंबर जनवरी अप्रॉक्स ये फेज होता है, तो इसमें हो रहे होते हैं, तो क्या मैं उसमें जाके अपना पेपर दूं? तो आइए मैं आपको ये बात आसान लफ्जों में समझाऊं। देखिए, आप एक ऐसे स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे या कोई भी स्टूडेंट जिसने देखा कि उसका रिजल्ट आया है और उसका एक पेपर ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी उसने बहुत मेहनत की थी, बड़ी जबरदस्त तैयारी है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर उसमें नहीं हो सका, तो अब वो ये समझता है कि वो सेकंड ईयर के एग्जाम्स के साथ उस पेपर को बेस्ट कर सकता है, सुपर डुपर करके अपना पेपर वो क्लियर कर सकता है, अच्छी परसेंट बनाने के लिए जबरदस्त काम वो कर सकता है इस मिनिमम टाइम में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने इंटर में यानी कि सेकंड ईयर के लिए तैयारी कहां तक कर ली है, किस स्टेज पर आप मौजूद हैं। अगर आपने इंटर का ही अभी सिलेबस जस्ट 50% कवर किया है और आपके पास मुश्किल से 2 महीने का टाइम है, तो भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसमें एक और पेपर ऐड ऑन कर दें, जब आपकी इंटर की तैयारी, सेकंड ईयर की तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो आपको फिर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपने इंटर की तैयारी पर, और आपका ये जो पेपर रह गया उसको आपने सप्ली की दर पर देना चाहिए। एक एडवाइस है, फैसला आप ही करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपने इंटर की तैयारी अच्छी कर ली, अराउंड 60-70% तो आप तैयारी कर चुके हैं, और मुझे ये जो पेपर रुक गया है, ये जो पेपर रह गया है, इसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा बेहतरीन है, मैं बहुत अच्छा काम कर चुका हूं, और मैं फाइनली जब मेरी जो है वो डेट शीट आ जाती है, ठीक है ना, शेड्यूल आ जाता है पेपर का, तो मैं उसमें इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर, अच्छी परसेंटेज पेपर की बना सकता हूं। आप ये समझते हैं तो भाई वेल एंड गुड। तो फिर आप क्या कीजिए कि अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स के साथ फर्स्ट ईयर का ये जो पेपर है इसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए, जबरदस्त तैयारी के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटर हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर अब जब मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड ईयर के साथ दे दिया तो मेरा रिजल्ट तो आएगा अगस्त में, फिर क्या होगा? तो भाई जब आपका रिजल्ट अगस्त में आएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस खुले होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की टेस्ट डेट जो वो आई हुई होती है, तो आप उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, मेहरान की बात कर सकता हूं, मैं आपसे दाऊद यूनिवर्सिटी की बात कर सकता हूं, मैं आपसे उस्मान इंस्टीट्यूट की बात कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी, वहां पे भी एडमिशन हो सकता है, हमदर्द में भी एडमिशन आपका हो सकता है, टेस्ट की डेट आई भी होती है, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। तो आपने जबकि अपने इंटर यानी सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ ही एक पेपर दिया और आपका ये इंटर कंप्लीट हो गया, सारे पेपर्स क्लियर हो गए, एक अच्छी मुनासिब परसेंटेज बन गई है, तो आप उस फेज में भी अपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कर लें, सर आप ये बताइए कि अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो समझ रहा है कि सर मेरे 2 पेपर्स रुक गए या 3 पेपर्स रुक गए और इन्हें अटेम्प्ट करना मेरे लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है, मैं बहुत सारी मेहनत मुझे चाहिए इन दोनों पेपर्स में, मैं इसको जो है ना वो सेकंड ईयर के साथ नहीं दे सकता, वो क्या करे? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, वो बच्चा फिर अभी फिलहाल अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भरपूर वक्त लगा दे, मैक्सिमम एनर्जी लगा दे, लग के पढ़ ले, और उसके बाद जब सप्ली का टाइम आए तो सप्ली के टाइम के अंदर वो अपने ये जो 2 पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो उन्हें अच्छा अटेम्प्ट कर ले, तो फाइनली वो 2026 में अपने इंटर के रिजल्ट की बुनियाद पर टेस्ट देने के काबिल होगा। वो अपनी परसेंटेज की बेस पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। वो बच्चे जिनका एक पेपर रुका हुआ है वो समझते हैं कि भाई उनके एक पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो इंटर अपने सेकंड ईयर के साथ दे दें। वो बच्चे जो समझते हैं कि सर उनका जो 2 पेपर रुक गए, 3 रुक गए हैं, तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, सेकंड ईयर का बर्डन है, तो भाई सेकंड ईयर को बहुत अच्छे से पहले निकालें, उसके बाद 2 या 3 पेपर जो भी रुके हो वो आप सप्ली के तौर पर दीजिएगा, इससे कम से कम आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। That's it. बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर इंप्रूवमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसको अटेम्प्ट करने का कोई फायदा होता है, या उसे कब अटेम्प्ट करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए? तो आइए मैं इस बात का आपको बहुत ही आसान अंदाज में जवाब दे दूं। सर इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स आप अटेम्प्ट क्यों करते हैं? इसलिए आप अटेम्प्ट करते हैं ताकि आप अपनी परसेंटेज को इंप्रूव कर सकें। एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज बढ़ जाए, परसेंटेज इंप्रूव हो जाए इंटर के रिजल्ट की।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं जिस यूनिवर्सिटी में और जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जो हमारे इंटर का रिजल्ट काउंट होता है तो वो तो परसेंटेज ज्यादा है, तो परसेंटेज ज्यादा है, और मुझे मेरी परसेंटेज जो भी बनी हुई है वो कोई बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं लेस देन 60 पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं या लेस देन 70 पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, मगर जो जिस परसेंटेज पर टेस्ट स्कोर के एडिशन के साथ एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में होता है तो परसेंटेज तो ज्यादा है। अब मैं क्या करूं? तो जाहिर सी बात है कि अब आपके पास इंप्रूवमेंट का चांस है, यानी आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं जिसमें आप अपनी परसेंटेज बाकायदा तौर पर बढ़ा सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स में बैठते हैं और उसके बाद फिर आपकी जो लेटेस्ट जो लेटेस्ट रिजल्ट शीट होगी, जो आपकी लेटेस्ट जो है वो मार्कशीट होगी, वो कंसीडर की जाएगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। क्लियर? अब वो बच्चा जिसने, जो फ्रेश कैंडिडेट है, जरा समझिए टेक्निकल पॉइंट है, फर्स्ट ईयर में अभी उसने पेपर दिए थे, सेकंड ईयर में बैठा है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कंसीडर होगा। वो बच्चा कि जिसने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है और या उसने गैप ईयर लिया था, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा? यकीनन उसका जो इंटर का रिजल्ट जो क्या आ चुका है वही कंसीडर किया जाएगा। अब एक बच्चा ऐसा है कि जिसने इंटर का उसका रिजल्ट आया, ठीक है, और उसके बाद उसने कहा मेरी परसेंटेज कम है तो मैं फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दूं, तो उसका फिर इंप्रूवमेंट वाला रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। यह बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। सवाल पैदा होता है सर मैं किस परसेंटेज के ऊपर ही फैसला करूं कि मुझे इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं? इस सवाल का जवाब मौजूद है आपकी यूनिवर्सिटी के उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के मेरिट पर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई एनईडी में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एनईडी में जो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, तो इसमें जो मेरिट जाता है यकीनन वो आपके टेस्ट स्कोर और आपकी इंटर की जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज उसकी बेस पे जाता है, इंटर की परसेंटेज पे जाता है। तो भाई अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही दाखिला हो एनईडी यूनिवर्सिटी में, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो मेरी इंटर की परसेंटेज ऊपर चली जाए और दूसरा मेरे टेस्ट स्कोर ऊपर चला जाए। ये दोनों चीजें ऊपर चली जाए, ये दोनों चीजें इंप्रूव हो जाए। जब ये दोनों चीजें कलेक्टिवली इंप्रूव होंगी तो फिर आपके उस प्रोग्राम में एडमिशन का इम्कान बन सकता है, क्योंकि उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो मेरिट जाता है वो ऊपर है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है मेरिट की, तो आपको फिर दोनों चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इफ यू वांट टू आस्क कि भाई मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स किस परसेंटेज पे सोचूं कि मुझे इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये मैटर करता है आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पर, ये मैटर करता है उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट स्टैंडर्ड पर, ये यानी कि जो डिवीजन है उसमें सब एकेडमिक का डिवीजन और टेस्ट स्कोर का डिवीजन, ये मैटर करता है कि भाई उस डिपार्टमेंट की, उस प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है वो किस मेरिट पर हो रही है, किस एग्रीगेट पर हो रही है, उसकी क्लोजिंग भी मैटर करती है। तो ये तीनों चीजें मद्देनजर रखेंगे तो आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि आपको इंप्रूवमेंट के लिए जाना चाहिए, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देने चाहिए, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट है आपने उसे ही मेंटेन करना है। ये सवाल बहुत ही आम है कि सर हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और हमारे जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं इन दोनों में जरा फर्क बताइए। और ये सवाल करना बनता भी है क्योंकि आप तमाम तर बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक इससे पहले कभी भी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं आपको बड़ा क्लियर वर्ड्स के अंदर बता दूं कि सर ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको आप कभी भी किसी भी सूरत एक जैसा कंसीडर नहीं कर सकते, आप इनको जनरलाइज नहीं कर सकते। अब चंद बेसिक बातें आप जरा गौर से समझ लीजिएगा। सर अगर हम बात करते हैं एकेडमिक एग्जाम्स की, तो एकेडमिक एग्जाम्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक बोर्ड का सिलेबस होता है, हमारे पास स्पेसिफिक सिलेबस होता है। उसके साथ साथ हमारे पास, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में मौजूद हूं तो फर्स्ट ईयर की एक टेस्ट डेट आई हुई है, उसी बोर्ड के तहत जिस बोर्ड पे मैं रजिस्टर्ड हूं, इनरोल्ड हूं, उसकी एक टेस्ट डेट आई हुई है, पेपर की डेट आई हुई, मुझे उसे फॉलो करना। और मेरा जो पेपर होगा वो मेरे सिलेबस के मुताबिक होगा, वो मेरे प्रोविंशियल बुक्स की बेसिस पर होगा। उस जो हमारे जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसी के मुताबिक होगा, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास पेपर्स हैं उसमें ना उससे बड़ी हमें सपोर्ट मिल जाती है, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर हमारा आने वाले वक्तों में किस तरह का हो सकता है। ये चार बातें हैं जो कि आपके लिए बड़ी क्लियर है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो दे चुके, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम जब आपने दिए तो फर्स्ट ईयर का पेपर आपने जब अटेम्प्ट किया तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम था, इतने टाइम में आपने पेपर करना है।
यही सिलेबस है, इसी सिलेबस में से आएगा, इसे बाहर से कुछ नहीं आ सकता। ये बातें आपके जहन में बिल्कुल क्लियर थी। मगर जब मैं बात करता हूं एप्टीट्यूड की, तो सर एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहला, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि हिला देने वाली बात है, वो क्या कि सर जो मेरा सिलेबस है, यानी कि यूनिवर्सिटी जो टेस्ट आपका कंडक्ट कर रही है उसका अपना कोई अनाउंस्ड सिलेबस नहीं है। उसका कोई सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया कि जनाब ये चीजें हैं, बस यहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये समझ लीजिए कि यहां पे आपको कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं मिल रहा होता। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं मिलता। पहली बात, सर अगर मैं नर्स का टेस्ट देना चाहता हूं तो क्या मेरी सिंध बोर्ड की बुक्स को कंसीडर किया जा रहा होगा, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज बना के दिए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब समझते हैं ना कि प्रोविंशियल बुक्स होंगी, नो, प्रोविंशियल बुक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरल टॉपिक्स लिए जाते हैं, मैथ्स के टॉपिक्स जो सिंध की बुक में भी हैं, पंजाब बोर्ड की बुक में भी हैं, फेडरल बोर्ड की बुक्स में भी हैं, उन टॉपिक से सवाल आते हैं। सो वी कैन नेवर एवर से कि प्रोविंशियल बुक्स कंसीडर की जाएंगी। यहां पर नेशनल क्यूरिकुलम या नेशनल स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं वो कंसीडर की जाएंगी। ठीक है जी, ये दूसरी बात भी हो गई है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, सर स्पेसिफिक पैटर्न है। देखो समझो इस बात को कि अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जनाब यूनिवर्सिटी हमें यह बताती है कि इस साल जो टेस्ट होगा उसमें ये सब्जेक्ट्स होंगे, हर एक सब्जेक्ट के इतने एमसीक्यूज होंगे, ये बात तो कही जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं नर्स की बात करूं तो नर्स का जो पेपर अब इस दफा हो रहा है 2024-2025 में, तो उसमें तो ये क्लियर हो गया ना कि यहां पर तो मैथ्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश है, 200 एमसीक्यूज आएंगे। फिजिक्स में से 60 आएंगे, इंग्लिश के 40 आएंगे और मैथ्स के 100 आएंगे। ये तो अनाउंस्ड है। मगर वो 100 एमसीक्यूज मैथ्स के जो हैं वो किस नौयत के होंगे, कहां से आएंगे, कौन सी बुक्स में से बनेंगे, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन पैटर्न की बेसिस पे नहीं होती, नहीं होती। और हर साल तब्दीली आती है। लास्ट ईयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो नर्स के पेपर में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है ना, इसी के साथ साथ आईक्यू भी है, इंग्लिश भी है, ये सब थे। इस साल चेंज हो गया, इस साल केमिस्ट्री नहीं, आईक्यू नहीं है। तो बात समझिएगा कि यहां पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। इस बुनियाद पे कहा जाए कि फिक्स पैटर्न नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं कि जनाब 10 साल पहले जो पैटर्न चलता आ रहा था वही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होगा, जो अनाउंस्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से वही पैटर्न उस साल के लिए एप्लीकेबल होगा। मेक इट क्लियर। आगे चलें सर। नेक्स्ट सर, पास पेपर्स। पास पेपर्स आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर कर सकते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द फैक्ट, हर साल टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो नए होते हैं। ठीक है, आपके पास जो हर साल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो नए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पास पेपर के क्वेश्चंस हम उठा के बैठ जाएं, ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं होता। अगर मैं बात करूं आपसे एकेडमिक की, तो एकेडमिक में ये चीज बहुत कॉमन है कि पास पेपर्स के क्वेश्चन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं हमारे रिसेंट पेपर में। मगर जब मैं बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड में ये वाला पैटर्न नहीं है। हर साल एक नया पेपर बच्चे को मिल रहा होता है, अटेम्प्ट करने के लिए उस पेपर को अटेम्प्ट करता है, कॉन्सेप्ट अपने बेहतरीन बनाना चुका होता है, तो उसका स्कोर अच्छा आ सकता है। तो भाई ये क्लियर रखिएगा कि आपका एकेडमिक स्टडीज और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की जो पैटर्न है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी है, वो इंटायरली डिफरेंट है। आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ जब आप देखते हैं पेपर की जो कंडीशन है वो भी चेंज है। यानी आप जब एकेडमिक की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज थोड़े बहुत हैं, इस तरह का पैटर्न है। मगर जब आप एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज, लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज द बिग डिफरेंस व्हिच वी सी इन दीज टू टाइप्स ऑफ पेपर्स। यूनिवर्सिटीज का इंतखाब कि जनाब मैं किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करूं, किस यूनिवर्सिटी का मैं एडमिशन टेस्ट दूं, ये बहुत सारे बच्चे मुझसे हर रोज सवाल करते हैं। अब मैं जाहिर सी बात है कि हर एक बच्चे को अगर जवाब देना भी चाहूं तो मैं नहीं दे सकता। तो भाई इस प्लेटफॉर्म से मैं सारे बच्चों को ये चंद बुनियादी जो बातें हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप जब कभी भी यूनिवर्सिटी में
एडमिशन टेस्ट के ख्वाहिशमंद होते हैं तो आपके लिए उस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा फॉर्म आया हुआ होता है, आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे कहते हैं आप प्रायोरिटी बताइए। अब एक तो ये है कि मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए या नर्स्ट के लिए या फास्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये मेरे लिए क्लियर है। एक यूनिवर्सिटी मैंने डिसाइड कर ली कि मैं एनईडी के लिए तो अप्लाई कर रहा हूं, तो अब एनईडी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि प्रायोरिटी क्या रखी जाए। मेरा जो इनफैक्ट स्कोर बन सकता है या जो मेरी परसेंटेज है जो मेरे जहन में है, भाई पता है मुझे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, उस एतबार से मुझे अपनी जो डिजायर है मुझे उसके मुताबिक अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं सेट करता हूं ए बी सी डी ई, मेरी सबसे ज्यादा ख्वाहिश है कि मेरा इसमें एडमिशन हो जाए, ठीक है गुड। अगर ना हो सका, अगर एडमिशन ना हो सका तो भाई बी में हो जाए, बी में भी ना हो सका तो फिर कहां हो जाए सर, सी में हो जाए, सी में भी ना हो सका तो सर डी में हो जाए, डी में भी ना हो सका तो सर ई में हो जाए। यानी ये जो प्रायोरिटी लिस्ट आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते वक्त आप लिखते हैं तो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स की है। फिर यहां एक और इनिशियल लेवल पे कंफ्यूजन आता है कि सर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दूं, मैं एनईडी के लिए टेस्ट दूं, मैं फास्ट के लिए टेस्ट दूं, मैं नस के लिए दूं, मैं प्यास के लिए दूं, मैं जेआई के लिए दूं, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए दूं। तो अब चंद बुनियादी बातें समझिए। जब कभी भी हम किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना चाहते हैं कि हम उस यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी को मुंतखब करें अपने टेस्ट के लिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप कौन से प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं। सही है? मिसाल के तौर पर आप इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोग्राम है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कोई भी प्रोग्राम, उसको आप स्टडी करना चाहते हैं, आपका ये डिजायर है कि आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। अच्छा, अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सर कहते हैं नहीं सर हमें तो इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना, हमें तो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कहते हैं सर मुझे तो ना बिजनेस स्टडीज जो है ना उसकी तरफ जाना है। अब ये तो पहला डिवीजन हो गया, ये पहला डिवीजन है। अब पहले डिवीजन में क्या हो रहा है, पहले तो मैंने फैसला कर लिया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी इंजीनियरिंग के लिए मैं जा रहा हूं यूनिवर्सिटी में, या फिर मैं बिजनेस स्टडीज के लिए जा रहा हूं, या फिर मैं कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम को स्टडी करना है। पहले तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। दूसरे लेवल पर आप क्या करते हैं, दूसरे लेवल पर आप करते हैं कि भाई मैंने मिसाल के तौर पर डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज करना चाहूंगा। अच्छा जी ठीक है सर, इंजीनियरिंग के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो एनईडी भी मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना, वो मेहरान यूनिवर्सिटी भी मिल रहे हैं, वो तो दाऊद यूनिवर्सिटी भी मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मुझे नस्ट में भी मिल रहे हैं, फास्ट में भी मिल रहे हैं, जीआई के भी मिल रहे हैं, प्यास में भी मिल रहे हैं। अब मुझे बताइए कि मैं कैसे सिलेक्ट करूं, अब मेरी सिलेक्शन क्या है। अब इस बात को जरा समझिए, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि उन यूनिवर्सिटीज का जो रेपुटेशन है, जो उसका एलिमिनाई है, वो किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम, किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के हवाले से बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो आईबीए का नाम सबसे पहले आता है, सबसे पहले लोग रखते हैं। अगर सर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो सर एनईडी का नाम, सिंध में रहते हुए एनईडी का नाम सर फहरिस्त आता है। और अगर सर मैं ये कहूं कि जनाब ऑल ओवर पाकिस्तान, जनाब उसमें नस्ट भी है। सर अगर मैं सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर स्टडीज की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो सर उसमें एनईडी भी है, ठीक है। इसी के साथ साथ उसमें जो है वो नस्ट भी है, और फास्ट तो सुपर डुपर है, ठीक है ना। तो अब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग स्टडीज का आगाज करना है आगे चलकर, तो मैंने फिर ये वाला मेरा जो काम था ये मैंने हटा दिया, मैंने इस पर ध्यान कुछ खासकर ना दिया। अब उसकी वजह भी बताऊंगा। सर यहां पर कंप्यूटर स्टडीज, सर मैंने ये यहां से भी अपना ध्यान थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। इंजीनियरिंग करनी है मुझे, तो भाई मैं अगर देखता हूं तो एनईडी का जो एलुमनाई है इंजीनियरिंग की फील्ड के हवाले से बहुत वास्ट है, और मेरी लिमिटेशंस है कि जनाब मैं कराची में रहकर ही पढ़ना चाहता हूं, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, मिसाल है, तो भाई फिर मैं इंतखाब करता हूं एनईडी का। सर मैं ये समझता हूं कि मैं किसी भी जगह का मुझे जाना हो, इवन कराची में भी नर्स के कैंपसेस हैं, तो मैं एक नेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटी है मैं उसमें पढ़ना चाहता हूं, इंजीनियरिंग की फील्ड को परसू करना चाहता हूं, उसकी स्टडीज आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो भाई मेरे पास नर्स का ऑप्शन बेहतरीन है, मैं अप्लाई करता हूं।
एडमिशन हासिल हो जाता है, मैं अपनी स्टडीज का आगाज कर देता हूं। तो सर इन दो यूनिवर्सिटीज का इंजीनियरिंग के हवाले से जो एलुमनाई है बहुत वास्ट है। सर आईबी का जो एलुमनाई है बिजनेस स्टडीज के हवाले से वो बहुत वास्ट है। सर अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो इन यूनिवर्सिटीज का एलुमनाई खास तौर पे फास्ट जो है इसका एलुमनाई बहुत वास्ट है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना चाहते हैं तो देखिए वो यूनिवर्सिटी अपने किस स्ट्रीम, किस फैकल्टी, किस प्रोग्राम, किस डिपार्टमेंट, किस चीज के हवाले से मशहूर है। एनईडी इंजीनियरिंग की एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में शुमार होती है, ठीक है जी। फास्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर स्टडीज से रिलेटेड शुमार होती है। नर्स इंजीनियरिंग भी है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, मतलब कि उसके अंदर कंप्यूटर साइंस की स्टडीज भी हैं। अब मैं तो प्रेफर करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए सुपर डुपर हिट है, बेहतरीन उसका एलुमनाई है, जबरदस्त बहुत सालों से वो काम कर रही है, तो मैं उसका इंतखाब करूं। तो ये सिलेक्शन आपकी यहां पर हो जाती। अब आ जाएं कि सर वो इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो भाई इंजीनियरिंग की मल्टीपल फील्ड्स हैं। आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लिया। उस यूनिवर्सिटी के इंतखाब से पहले मैंने फैसला कर लिया मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता हूं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहता हूं, या फिर बिजनेस स्टडीज की फील्ड में। उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी का इंतखाब हो गया। यूनिवर्सिटी का इंतखाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में आपका जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो आपको ऑफर होते हैं, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, A, B, C, D, E। ए में मेरी ख्वाहिश है कि मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए, नहीं मिला फिर बी हो, बी नहीं मिला सी हो, सी नहीं मिला डी हो, डी नहीं मिला ई हो। जो प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाएंगे अपनी इंटरेस्ट, अपनी रिसर्च और अपनी जैसे कह सकते हैं कि पैशन के एतबार से आप उसका इंतखाब करते हैं और फाइनली आप अपनी स्टडी का बेहतर तौर पे आगाज करते हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल रखते हैं कि भाई सर आप हमें बताइए कि एप्टीट्यूड टेस्ट मुश्किल होता है या आसान होता है, एकेडमिक एग्जाम से मुश्किल होता है या एकेडमिक एग्जाम से आसान होता है। तो इस बात का बहुत आसान सा जवाब मैं आपसे शेयर कर लूं भाई, एप्टीट्यूड टेस्ट टोटली बेस करता है आपके कॉन्सेप्ट्स पर, टोटली बेस कर रहा होता है आपके कॉन्सेप्ट्स पर। यानी कि आपके सब्जेक्ट लेवल पर कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हैं, सब्जेक्ट लेवल पर आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हैं, जितनी जबरदस्त प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आपने की है, तो आपका उतना ही अच्छा स्कोर बनेगा। अब वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और उन्हें कॉन्सेप्ट्स बनाने में मेहनत नहीं की, पहला प्रॉब्लम। दूसरा वो कि भाई जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स तो बना लिए मगर प्रैक्टिस ही नहीं की, कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पूछ रहा वो आपसे, जो है वो डेफिनेशंस तो नहीं लिखवा रहा, वो तो आपसे कहता है भाई ये एमसीक्यू ये सॉल्व करके दिखाएं, ये कैलकुलेशन है, इसका जवाब आप राइट बता दें। तो भाई वहां आपने पहला पॉइंट जो है वो अचीव कर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिए, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो बेटा स्कोर अच्छा नहीं आएगा। दूसरा काम, कॉन्सेप्ट अच्छे बना लिए, प्रैक्टिस अच्छी कर ली, मगर आपको यह मालूम नहीं था कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। अब मैं अगर नर्स की तैयारी कर रहा हूं और मैं अगर केमिस्ट्री बैठ के पढ़ रहा हूं तो मैं तो बेवकूफ आदमी हूं। नर्स के पेपर में केमिस्ट्री है ही नहीं, फिर क्या करें, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़े। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं तो इट शुड बी क्लियर कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट शानदार है, मेरी प्रैक्टिस शानदार है और मेरी तैयारी पेपर पैटर्न के एन मुताबिक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो तैयारी कर रहे होते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट चीजों से, मगर उनको ये पता ही नहीं होता कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। अब नर्स की मिसाल ले लीजिए, नर्स में जो मैथ्स का पोर्शन है एक्चुअली इसके अंदर जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं 100 एमसीक्यूज हैं, तो 100 एमसीक्यूज के लिए कौन से चैप्टर्स को हमें स्टडी करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पर डट कर मेहनत करना चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज उस चैप्टर में से आते हैं, ये पता होना जरूरी है। और ये हमें कैसे पता होगा, आपको बताता हूं। शाहजहां एप्लीकेशन पर आपकी तैयारी करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट के लिए अलग अलग आपके पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है, अलग अलग आपके पास चैप्टर टेस्ट, मॉक और इसी तरह से ग्रैंड टेस्ट मौजूद है, पास पेपर भी मौजूद है। तो भाई ये पूरी पिक्चर आप देख लेते ना, जिंदगी आसान हो जाती है, पता लग जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, आपकी प्रैक्टिस जोन से हो रही है और फाइनली उसके बाद आप बना रहे होते हैं अपना बेस्ट स्कोर। तो अब अगर इस पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं टेस्ट उन्हें बड़ा आसान लगता है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वही सोच रहे होते हैं कि एकेडमिक में होता है इस तरह याद कर लो तो काम हो जाएगा, तो इस एकेडमिक वाले पैटर्न को सोच रहे होते हैं बैठ के, तो उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा मुश्किल रहेगा। तो भाई आसान और मुश्किल कुछ नहीं है, प्रॉपर चैनल को यूज करके, प्रॉपर फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करके भाई आप अपना काम कर लें, टेस्ट आसान है। ठीक है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सर एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, इस सवाल का बहुत ही आसान तफसील के साथ जवाब देने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। आपने अगर अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में
अच्छा स्कोर बनाना है तो अच्छा स्कोर बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट्स देखने हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके टेस्ट के पैटर्न में इंक्लूडेड हैं। आपको मालूम है कि भाई मैं फला यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने लगा हूं तो इसमें जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश है, उसमें मैथ्स है, उसमें केमिस्ट्री, उसमें फिजिक्स है। दूसरी चीज कि भाई जब आप अपने सब्जेक्ट्स को जान चुके हैं तो उसकी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चैप्टर्स आपके टेस्ट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर मिलते हैं, आपने उन्हें बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, जबरदस्त प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद जब आपने इन चीजों को पढ़ने के बाद आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए तो आपने अपने प्रैक्टिस को बहुत शानदार कर लेना है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। इस तरह के एमसीक्यूज आपको बार बार सॉल्व करने हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आपने अंदर थ्योरी एग्जाम्स दिए हैं, थ्योरी पेपर्स आपने दिए हैं, ठीक है ना, सेकंड ईयर के भी दिए हैं, मगर पेपर जो आप एप्टीट्यूड की फॉर्म में दे रहे हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड है, तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी टैक्टिक्स, सारी चीजें चेंज हैं। तो भाई आप प्रैक्टिस करेंगे जम के, डट के, तो फिर आप बेहतर काम इंशाल्लाह कर सकेंगे। उसके अलावा मैं एक और चीज दे रहा हूं, एक और चीज सर, वो है पास पेपर्स। सर पास पेपर्स रिपीट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा मैं कि पास पेपर्स रिपीट होते हैं। मैं सिंपली ये बात कह रहा हूं कि आपने पास पेपर्स भी अटेम्प्ट करने चाहिए, पास पेपर्स पर भी काम आपको करना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस अंदाज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला काम लाजमी करना है। आपने सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के कौन से आपके टेस्ट में इंक्लूडेड है, आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर की बुक से उन सब्जेक्ट्स को जबरदस्त बना लेना है, ठीक हो गया। जबकि आप एनईडी का टेस्ट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सिंध की जो टेक्स्ट बुक्स है उनको कंसीडर कर रहे हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट नास, जीआईके, प्यास, जाहिर सी बात है सिंध की जो प्रोविंशियल बुक्स है उसको हम बेस नहीं बना रहे होते, फिर हम जर्नल सिलेबस जो टेस्ट का है हम उसको बेस बना रहे होते, और ये स्पेसिफिक डिटेल छाजाओं पर मौजूद है। प्यास के लिए अलग क्वेश्चन बैंक है, नस के लिए अलग क्वेश्चन बैंक है, एनईडी के लिए अलग क्वेश्चन बैंक है, हाँ फास्ट के लिए अलग क्वेश्चन बैंक है। तो हर किसी के क्वेश्चन बैंक अलग अलग हैं, पास पेपर हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग मिल रहे हैं। तो भाई आपको एक एडवाइस है कि अगर आप राइट ट्रैक की तरफ जाना चाहते हैं फौरी तौर पे बगैर अलग से रिसर्च के, तो भाई छाजाओं में ये वाला काम आपके सामने मौजूद है। प्रैक्टिस के लिए पूरा प्रैक्टिस जोन है, हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज वहां पर यूनिवर्सिटी वाइज सेग्रीगेटेड हैं, और उसके साथ साथ आपका पास पेपर का वीडियो सॉल्यूशन एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाया। वो टीचर जो कि माशाल्लाह से 16 साल 18 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर पास पेपर्स की वीडियो सॉल्यूशंस आपके लिए बना के रखे हुए हैं। जाइए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो सॉल्यूशंस देखिए, और फिर उसके बाद अपने इस काम को आसान बना लीजिए, अप टू द मार्क बना लीजिए। अक्सर बच्चों का ख्याल होता है कि सर अभी तो हम इंटर की यानी कि सेकंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए बहुत सारा टाइम है। ये आपकी गलत सोच है। आइए मैं आपको जरा कुछ डिटेल बता दूं। सर कराची में रहने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कराची बोर्ड से डेफिनेटली तो वो प्रेफर करते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में वो टेस्ट है। बहुत सारे बच्चे फास्ट में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे नर्स में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे प्याज या एंड सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज, मगर प्रायोरिटी जो है वो कराची में रहने वाले बच्चे की होती है कि वो एनईडी में एडमिशन हासिल कर ले। गौर से सुना, एनईडी का टेस्ट लास्ट ईयर में आपके थ्योरी एग्जाम्स से पहले हुआ था, राउंड 1 थ्योरी एग्जाम से पहले। राउंड 1 आपके थ्योरी एग्जाम से पहले हुआ था और राउंड 2 हुआ था 5 जुलाई। यानी कि आप अगर ये बैठकर सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा वक्त बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके पास तैयारी करने के लिए वक्त बहुत कम है। फ्यू वीक्स, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड दैट्स इट। आपके पास जनवरी फरवरी के बाद मार्च में रमजान मुबारक है। जैसे आप रमजान मुबारक और ईद से फ्री होते हैं तो उसके बाद 15 अप्रैल से आपके थ्योरी एग्जाम्स हैं। सिर में तो यही डेट है, ठीक है जी। तो 15 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। चलिए अगर हम अप्रैल से मई तक जाते हैं तो तकरीबन 1 महीने का वक्त ही हम कंसीडर कर लेते हैं, यहां तक आपके एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है, ठीक हो गया। जब आप मिड ऑफ मई के अंदर मौजूद हैं, सो आप उस वक्त हो सकता है कि एनईडी के राउंड 1 और राउंड 2 से फारिग हो चुके हो। इट्स ऑल पॉसिबल। राउंड 1 तो थ्योरी एग्जाम्स से पहले ही निमट जाएगा। तो भाई कहां हैं आप, समझे इस बात को। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जनाब एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अभी लंबा टाइम बाकी है, कोई टाइम बाकी नहीं है। हर गुजरता दिन आपके टाइम को कम कर रहा है। नेट 1 हो चुका है, नेट 2 फरवरी मार्च में है, उसके बाद फिर नेट 3 नेट 4 में चले जाएंगे, और जून तक ये सारा मामला निमट जाएगा। जून तक ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। सो फास्ट का टेस्ट भी एंड हो जाता है, फास्ट का टेस्ट भी हो जाएगा आगे चल के।
ठीक है ना। सो जून जुलाई के इस एरा में आपका फास्ट का टेस्ट भी हो जाएगा, नर्स भी खत्म हो गई, फास्ट भी खत्म हो गई, एनईडी भी खत्म हो गई। फिर अगर मैं बात करूं जीआईके की, तो इन द मिड जुलाई जो है, जुलाई के अंदर वो जीआईके की टेस्ट की डेट मौजूद है, वहां पर टेस्ट हो 4 जुलाई थी। तो भाई आप अपनी सोच को बदलें। आप अगर समझ रहे हैं कि आपका सिलेबस टेस्ट की प्रिपरेशन का बहुत ही छोटा सा है, तो गलत कह रहे हैं। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों क्लासेस की बुक्स को आपने कलेक्टिवली क्यूमुलेटिव बेसिस पे स्टडी करके टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है भाई। तो जो लिखा हुआ ना फ्यू वीक्स, एब्सोल्युटली इट इज राइट, बिल्कुल सही है। अभी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करने लगा हूं कुछ ही देर में कुछ डिटेल्स यूनिवर्सिटी की टेस्ट डेट्स, या तो वो टेस्ट डेट्स इस साल के 2025 की हैं, या फिर वो टेस्ट डेट्स जो हैं वो 2024 की आपको बताई गई हैं, क्योंकि टेस्ट डेट्स में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। यूनिवर्सिटी की टेस्ट डेट्स में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो ईयर की बिगिनिंग में ऐड जो है ना वो शामिल हो जाता है, वेबसाइट पर अपलोडेड होता है। अगर आप एनटीएस का पेपर दे तो एनटीएस का पूरा जो पूरी सीरीज है टेस्ट की, 13 टेस्ट होंगे, वो सारे के सारे वेबसाइट पर मौजूद है। मैं आपसे भी वो भी डिस्कस करूंगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं नस्ट के चारों टेस्ट की डेट्स मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट द फैक्ट, यू हैव लेफ्ट वेरी लिटिल चांस, बहुत कम वक्त बच गया। तैयारी करें, तैयारी नहीं करेंगे टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं आएगा। टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। टेस्ट दे दिया मगर टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो फिर क्या फायदा होगा टेस्ट देने का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टेस्ट, फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। थैंक यू। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के बच्चे के जहन में जो मौजूद है वो ये है कि सर मैं सेकंड ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हम ए लेवल्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सर ये एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कब करें, कैसे करें, कहां से करें। इस बात को गौर से समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा, और इसके साथ साथ आपका टेस्ट स्कोर, और इसके साथ साथ आपका टेस्ट स्कोर, ये दो चीजें कंसीडर की जाती हैं मेरे भाई, बराहे करम समझ लीजिएगा। आपका टेस्ट स्कोर मैटर कर रहा है, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मैटर कर रहा है। यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि सेकंड ईयर का रिजल्ट चाहिए, कहीं पे भी नहीं लिखा कि ए लेवल्स का चाहिए, ओ लेवल्स का रिजल्ट उसकी इक्विवेलेंस काउंट हो। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपके लिए सेकंड ईयर के अंदर जस्ट 60% लाना है, जस्ट 60% लेकर आना है। ये मैट फैसला करेगा आपका कि आप यूनिवर्सिटी उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में हैं या नहीं। नाउ इट्स अप टू यू what you should do right now. I advise all of the students कि भाई आप अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देख रहे हैं, जबरदस्त है, मूव ऑन। सर टेस्ट स्कोर बेहतर बनाना है, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन जम के, डट के, लग के कर लें। इंटर इतना कर लें कि आपकी 60 प्लस में आपकी परसेंटेज चली जाए, तो फिर आपको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर अभी भी आप ये सोच के बैठेंगे कि नहीं मुझे तो सेकेंड ईयर ही पढ़ना है, या फिर मुझे सिर्फ ए लेवल्स के रिजल्ट्स पर फोकस करना है, उसके एग्जाम्स पे, उसके पेपर्स पे फोकस करना है, तो आपका सेकंड ईयर बहुत अच्छा होगा, आपके ए लेवल्स के एग्जाम भी बहुत अच्छे होंगे। मगर जब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की स्कोर को देखेंगे, टेस्ट में अपने आप को देखेंगे, आप उस टेस्ट के रिजल्ट्स में हैं या नहीं है, तो उस वक्त आपको अफसोस होगा। एक बच्चा है जिसने इंटर में 90% या टॉप पोजीशन होल्डर है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, वो भी अगर टेस्ट में नाकाम हो गया, टेस्ट में फेल हो गया, तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में। तो फिर ये फैसला करना आपको है कि कितना वक्त आप इंटर को देंगे, कितना वक्त आप ए लेवल्स को देंगे, और कितना वक्त आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन को देंगे। कॉमन क्वेश्चन कि सर हम अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज कब करें, थ्योरी एग्जाम्स के बाद करें या थ्योरी एग्जाम से पहले करें। तो इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है भाई। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप थ्योरी एग्जाम्स के बाद अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट तो आपके थ्योरी एग्जाम से पहले हो जाते हैं। एनईडी का टेस्ट राउंड 1 थ्योरी एग्जाम से पहले, नेट 1 नेट 2 थ्योरी एग्जाम से पहले, ऑलमोस्ट प्रोबेबली नेट 3 भी आपका थ्योरी एग्जाम से पहले हो जाए, आईबीएसईएस आपकी थ्योरी एग्जाम से पहले। तो ये बात याद रखिए कि अगर आप ये सोचेंगे थ्योरी एग्जाम्स के बाद आप टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, तो आप तो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते थ्योरी एग्जाम्स के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के, क्योंकि वो ऑलरेडी थ्योरी एग्जाम से पहले अटेम्प्ट हो चुके, वो टेस्ट हो चुके। सो आई एडवाइस ऑल ऑफ यू कि भाई आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी का आगाज आज से, अभी से, फौरन से कर लें, इंतजार ना करें, क्योंकि आप इंतजार करते रहेंगे, वक्त गुजर जाएगा, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स आकर खत्म हो जाएंगी, टेस्ट हो चुके होंगे, तो फिर उसके बाद आप जब थ्योरी एग्जाम्स देकर फारिग होंगे, तो आपके पास
टॉप टियर यूनिवर्सिटीज नहीं बचेंगी, टियर 2 टियर 3 की यूनिवर्सिटीज बचेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें। आई बिलीव दैट यू मस्ट डू योर बेस्ट, ओनली यू शुड डू योर बेस्ट। तो भाई यहां क्लियर कर लें कि आपको थ्योरी एग्जाम के बाद वक्त नहीं मिलना, नहीं हो सकता थ्योरी एग्जाम के बाद। 15 अप्रैल 2025 की इंटर की डेट आई हुई है एग्जाम्स की, सिंध में ये डेट है, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना। 15 अप्रैल से 15 मई तक चले जाएं, ठीक हो गया। सर मई के बाद मैं देखता हूं, मई के बाद मैं तैयारी का सोचूंगा। तो भाई मई के महीने से पहले पहले तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेकर फारिग हो चुकी हैं, आप फंस जाएंगे। सो इट्स अ काइंड एडवाइस, फैसला आपका है। ये सवाल मैंने कई बच्चों का सुना है, तो इसलिए मैं जवाब देना चाह रहा हूं। सवाल है कि सर मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, और यूनिवर्सिटीज की फीस इतनी ज्यादा होती है, तो क्या मैं इंटर करूं, इंटर के बाद क्या मैं किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर सकता? तो अब मेरी बात को इत्मीनान से समझिए। जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फाइनेंस की कि जनाब मेरी फैमिली बड़ी वीक है और मेरे अंदर बड़ी एबिलिटी है, मेरा इंटर का मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बड़ा शानदार है और मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन बड़ी जबरदस्त है, बड़ी तगड़ी की हुई है, तो भाई मेरी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, मेरी टेस्ट की जो टेस्ट का स्कोर मैं कर सकता हूं, उसके लिए मेरे अंदर सलाहियत मौजूद है, तो क्या मुझे टेस्ट नहीं देना चाहिए? 100% देना चाहिए। 100% आपको टेस्ट देना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देना चाहिए। आपकी परसेंटेज शानदार, आपका टेस्ट स्कोर शानदार, फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की, वो मुख्तलिफ ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम रखती हैं जिसके जरिए से बच्चा अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। यानी वो प्रोवाइड करती हैं आपको फाइनेंशियल एड, वो प्रोवाइड करती हैं आपको लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, वो प्रोवाइड करती हैं आपको स्कॉलरशिप। वो स्कॉलरशिप नीड बेस्ड भी हो सकती है, वो स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड भी होती है। तो आपको अब जबकि आप सलाहियत रखते हैं और आप अपनी सलाहियत को साबित कर चुके हैं अपनी जबरदस्त परसेंटेज लाके अपने रिजल्ट्स में, तो भाई आप एडमिशन टेस्ट जरूर दीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट जम के डट के भरपूर दीजिए। एंड देन जब आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो ऐसा भी है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है और आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, 100% स्कॉलरशिप हासिल हो रही होती है। सो भाई आपके तो मजे हो गए, यानी कि आप 4 साल 5 साल जो स्टडी का टाइम है मजे से मुफ्त में पढ़ेंगे, कोई ट्यूशन फीस आपको पे नहीं करनी। सो इट ऑल हैपेंस अराउंड अस। हम जानते हैं कि प्यास में बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, जीआईके में बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो अपनी सलाहियत को जाया ना करें, मालूमात ना होने के सबब अपने लिए जो फायदे हासिल हो सकते हैं उसको जाया ना करें। प्लीज भरपूर करें, अपना परसेंटेज बढ़ाइए, फर्स्ट ईयर की जबरदस्त परसेंटेज होनी चाहिए, आपके टेस्ट का स्कोर बहुत शानदार होना चाहिए। तो भाई यूनिवर्सिटीज तो कहती हैं कि अगर आप इस टेस्ट के टॉप स्कोरर्स हैं, टॉप 3 हैं, तो उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप, एनईडी ना उसकी है, एनईडी के टेस्ट में जिन बच्चों ने जो है ना वो टॉप स्कोरर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिली है, कंप्लीट स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप भी मिली है। अभी हमारे माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, उन्होंने फास्ट में 100% स्कॉलरशिप हासिल की है, 2024 की बात है। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट फाइनेंशियली वेल, सो यू मस्ट चेंज योर माइंड। जबरदस्त स्टडी करके टेस्ट स्कोर बनाना है, स्कॉलरशिप भी हासिल करनी है और बेहतरीन पढ़ाई करनी है। यस, इट इज ऑल पॉसिबल। एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में मौजूद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका मेन कैंपस डेफिनेटली बात है कि कराची में है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें एडमिशन हासिल करने का हर बच्चा ख्वाब देता है। आखिर ऐसी क्या बात है एनईडी में, आज मैं आपको बताता हूं। एनईडी यूनिवर्सिटी का एलुमनाई बहुत वास्ट है, यानी अब जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके वालिदैन ने बाकायदा तौर पर एनईडी से स्टडी अपनी मुकम्मल की है और माशाल्लाह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो बड़े सक्सेसफुल है। तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए, कंप्यूटर साइंस की स्टडीज के लिए हजारों बच्चे ख्वाब देखते हैं, मगर हजारों बच्चों का एडमिशन नहीं होता। मेक इट क्लियर, एडमिशन किन बच्चों का होता है? जिनकी परसेंटेज माशाल्लाह से जबरदस्त है, जिन्होंने टेस्ट स्कोर बहुत शानदार बनाया एनईडी में, ठीक है ना, तो उनका एडमिशन जो प्रोग्राम्स बड़े ही फेवरेट प्रोग्राम्स हैं, डिजायर्ड प्रोग्राम्स हैं, उसमें उनका एडमिशन हो जाता है। ठीक है जी। वो बच्चे जिनकी परसेंटेज का इश्यू हो तो जाहिर सी बात है कि वो अपना टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उनके एडमिशन का भी चांस बिल्कुल बनता है, बिल्कुल रहता है। तो आइए जरा इस पर कुछ हम बात कर लें। यहां मौजूद है कि सर डेट्स मौजूद है यहां पर, एनईडी का टेस्ट कब होने जा रहा है? सर एनईडी का टेस्ट हमारी नजरों के सामने लिखा हुआ है कि एनईडी का टेस्ट होगा, एनईडी का राउंड 1 होने जा रहा है 1 में, बल्कि राउंड 1 हुआ था,
राउंड 1 हुआ था 1 मई 2024, ये डेट है, ये इस पे टेस्ट हुआ था। अब आप सोच रहे हैं सर 15 अप्रैल की टेस्ट डेट, हमारे पेपर की डेट आई हुई है, 15 अप्रैल की हमारे पेपर की डेट आ गई है और 1 मई 2024 में टेस्ट हुआ था, तो क्या होगा? अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। तो भाई टेस्ट डेट्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती है ना, तो आप जरा अलर्ट हो जाए, जाग जाए, तैयारी कर लें। सर राउंड 2 एनईडी दो बार टेस्ट लेती है। राउंड 2 कब हुआ था? 5 जुलाई 2024 को। तो अब आने वाले वक्त में क्या जरूरी है 5 जुलाई को? नहीं सर, हो सकता है वो से पहले हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो आपने तैयारी करनी है। सर इसकी जरा हमें ना थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखें यहां पर जो है ना इंजीनियरिंग के जितने प्रोग्राम्स हैं उसके लिए अगर आप एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी ये कि आपकी कम अज कम 60% हो, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में आप कम अज कम 60% में मौजूद हो, ये क्लियर होना चाहिए। सर अगर मैं जाना चाह रहा हूं कहां पे कि जनाब मैं बीई प्रोग्राम की तरफ जाना चाहता हूं, सही है भाई 60%, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो अब सवाल ही पैदा होता है सर बीएस प्रोग्राम्स एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अलावा जितने बीएस प्रोग्राम्स हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो आपकी 50% भी अगर है तो आप एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। बीएस प्रोग्राम्स के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। कौन सा? कंप्यूटर साइंस के अलावा जितने बीएस प्रोग्राम्स हैं उसके लिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 50% है तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक हो गया जी। यही क्राइटेरिया राउंड 1 में भी है, यही क्राइटेरिया राउंड 2 में भी है। टेस्ट डेट बता दी है आपको मैंने, क्राइटेरिया बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी नहीं बल्कि बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। वो क्या सर? मेरिट कैलकुलेशन। बहुत सिंपल है, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो मेरिट रहा है, मतलब जो आपकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर की रही है वो ली जाएगी, और इसके अलावा आपका जो एनईडी के टेस्ट का स्कोर रहा है वो देखा जाएगा। इन दोनों का 50% लेकर एड अप किया जाएगा और उससे आपका बन जाएगा मेरिट, इससे आपका बन जाएगा मेरिट। क्लियर हो गया सर? अब एक सवाल जहन में आ रहा है कि यहां पे लिखा है राउंड 1 और राउंड 2, तो सर राउंड 1 में मेरे मिसाल के तौर पे स्कोर आ रहा है 85 और राउंड 2 में मेरा स्कोर आ रहा है 94, तो मेरा तो राउंड 2 का अच्छा है। तो यूनिवर्सिटी कौन सा स्कोर कंसीडर करेगी? बेस्ट ऑफ द 2, दोनों में से जो बेस्ट होगा वो आपका स्कोर कंसीडर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भाई एनईडी में जाना चाहते हो तो इस डिटेल को जरा समझ लो, दिमाग में बिठा लो, काम में ले आओ और तैयारी जबरदस्त बना लो भाई। अच्छा, जो लास्ट ईयर की फी है जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट को पे करनी थी, ट्यूशन फीस जो है वो 42,000 है, 42,000 यानी कि 42,000 रुपए आपको पे करने थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ना एक चालान भरना होगा, बैंक में जमा करवाने होगी, तो 42,000 आपको जमा करवाने पड़ेंगे। सेकंड थिंग है कि भाई यहां पे जो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर पे भी एडमिशन होता रहा है। लास्ट ईयर में जो सेल्फ फाइनेंस की फीस थी, फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए बच्चों ने पेमेंट की है वो 8 लाख रुपए है। सर स्पॉन्सर शीट पे 10 लाख रुपए पे किए गए हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर होना चाहिए। मैं एनईडी के हवाले से कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां जाके देख लीजिए, फायदा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ रहा है पिछले साल में और इस साल में भी डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। नस्ट पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होने वाली ये एक यूनिवर्सिटी कि जहां पर पाकिस्तान भर से बच्चे एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर डेफिनेट सी बात है कि आपको अगर एडमिशन दरकार है तो आपने नस्ट का टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा, उसमें आपने बेहतरीन स्कोर बनाना होगा। आपकी मालूमात में यकीनन ये बात होगी भाई नेट 1 हो चुका, नेट 1 अटेम्प्ट हो चुका, यानी कि नस्ट लेती है 4 टेस्ट, उनमें से पहला टेस्ट हो चुका है। कब हुआ है भाई? नेट 1 अटेम्प्ट किया गया 30 नवंबर से 13 नवंबर तक रहा है दिसंबर में। ठीक है जी, 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक ये रहा, यानी लगभग 13-14 दिन तक ये टेस्ट की मुख्तलिफ डेट्स बच्चों को अनाउंस होती रही और वो उन्होंने अपना टेस्ट अटेम्प्ट किया। सवाल ये सर कि नर्स का टेस्ट अगर मैं देना चाहता हूं तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास नेट 2 का ऑप्शन है, नेट 3 का ऑप्शन है, नेट 4 का ऑप्शन है, यानी कि 3 टेस्ट अभी मेरे पास बाकी हैं। सेकंड थिंग कि सर क्या मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो यहां पर क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई आपके फर्स्ट ईयर में अगर 60% मार्क्स 60% आपकी बन रही है या उससे ऊपर है तो आप नर्स का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। सवाल आ रहा होगा ज़हन में कि सर क्या हम नर्स का एक से ज्यादा टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? भाई जितने टेस्ट रह गए तीनों के 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोर कौन सा काउंट होगा? सर बेस्ट ऑफ द टेस्ट, यानी कि मेरे 3 टेस्ट में सबसे अच्छा स्कोर जो होगा वो काउंट किया जाएगा। इसमें जो मैं खास तौर पर अभी बात करने लगा हूं, बहुत ज्यादा आपकी तवज्जो जिस पर मैं चाहता हूं वो क्या है? सर यहां देखिए, यहां पर 8 फरवरी से 28 फरवरी तक टेस्ट होने जा रहा है।
नेट 2 होने जा रहा है 8 फरवरी से 28 फरवरी तक ये जारी रहेगा। अब ये पेपर कराची में भी होता है। दो टेस्ट ऐसे हैं जैसे कि नेट 1 है और नेट 3 ये कराची में नहीं होता, ठीक है जी, इस्लामाबाद जाके आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ता है। मगर नेट 2 और नेट 4 जो है वो कराची में होता है, पेपर बेस्ड होता है। पेपर बेस्ड नेट 2 हो रहा है जनाब 22 और 23 फरवरी। यानी आपके पास नेट 2 की तैयारी करनी है तो आपके लिए पास वक्त बहुत कम है। यानी अब मैं इस पर क्यों मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये टेस्ट जो है बेसिकली पेपर बेस्ड है। कराची में रहकर आप टेस्ट दे सकते हैं। कराची के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, इस पर काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट अपना बना लेते हैं। और अगर आपने नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 में से किसी एक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, अब बहुत अच्छा स्कोर क्या होता है ये भी मैं चले कह देता हूं। यहां पर आपका स्कोर 150 प्लस में है, यहां पर आपका स्कोर 150 प्लस में है, सो इट मींस दैट यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। अच्छा काम हो गया, जबरदस्त काम हो गया, इस पे आपके डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन होने का इम्कान है, इम्कान है। ठीक है जी, 200 एमसीक्यूज, 150 स्कोर, 150 प्लस स्कोर अगर आपका है, सो इट मींस दैट यू कैन बी कंसीडर्ड सेफ। आपका चांस है कि आपके डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हो जाए। तो भाई ये रही वो डिटेल, ये रहा वो टारगेटेड काम कि जिस पर आपने पूरी जान लगानी है, पूरी मेहनत करनी। अगर आप समझते हैं कि नर्स में आपको एडमिशन दरकार है तो भाई नेट 2 मैं कहता हूं बहुत 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 फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। नेट 2 पेपर बेस्ड है, कराची में होगा, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कराची के अलावा और दीगर जो शहर पाकिस्तान के हैं तो वहां पे भी टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक है जी। कराची में पेपर बेस्ड आसान हो सकता है, आसानी हो सकती है आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है जी। तो भाई नर्स में हम टेस्ट क्यों दें, नर्स में टेस्ट देने का फायदा क्या है, नर्स में मेरिट कैलकुलेटर क्या है, ये सारी बातें अभी मैं आपको समझा देता हूं। मगर इतना समझा दूं कि अगर आपका एडमिशन नर्स में आपके डिजायर्ड प्रोग्राम में हो जाता है, सो इट मींस कि आपने पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई का आगाज किया है। और उसके साथ साथ जो सेमेस्टर की फीस और जो चार्जेस हैं वो इंतहाई कम, लीस्ट है, यानी कि आप कम चार्जेस में जबरदस्त स्टैंडर्ड रखते हुए अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का हर बच्चा चाहता है कि वो नर्स चाहे। आइए आगे चलते हैं, यहां मौजूद है, यहां पर टेस्ट डेट्स वगैरह के हवाले से मैं बात कर चुका हूं, तो मुझे अब बात करना है नर्स का जो मेरिट क्राइटेरिया है, कैलकुलेटर है, वो किस तरह का है। यहां देखिए गौर से कि सर नर्स का एंट्री टेस्ट जो है उसका 75% कंसीडर किया जाएगा, 75% कंसीडर किया जाएगा, इट शुड बी हाईलाइटेड, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका मैट्रिक है वो 10% है और उसके बाद आपका जो सेकेंड ईयर है वो आपका 15%। यानी ये वो क्राइटेरिया है कि जिस पर आप रहते हुए अपना काम जबरदस्त कर सकते हैं। अब वो बच्चे जो कह रहे थे कि सर हमारी परसेंटेज कम है तो अब क्या करें, तो भाई अगर आपकी 60% है परसेंट या 60% से अबव है, सो इट मीन दैट यू आर इन, आप टेस्ट दें, टेस्ट में अच्छे स्कोर कर लें तो आपका नर्स में एडमिशन हो जाएगा, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो भाई प्लीज इंफॉर्मेशन को यूज कीजिएगा, डिसीजन मेकिंग, वाइज डिसीजन मेकिंग कीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी सूरत किसी भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। सर यहां पे फीस क्या है, फीस आपके सामने है सर, ये रही फीस 1,71,350, ठीक है जी, ये आपकी सेमेस्टर की फीस है। देख लीजिएगा ये अमाउंट ऐसा है कि जो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, टॉप नॉच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एतबार से अगर सोचा जाए तो ये अमाउंट बहुत नॉमिनल है, ठीक है जी। नर्स में जो है वो स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है, नीड बेस्ड भी होती है, मेरिट बेस्ड भी होती है, तो भाई आप स्कॉलरशिप भी जरूर हासिल कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद भी आप स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जब आप नर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसी में आ रहा होता है एप्लीकेशन के लिए, किस चीज की एप्लीकेशन के लिए, क्या आप स्कॉलरशिप हासिल करने के ख्वाहिशमंद है, ठीक है जी, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर आपको डिटेल वहां शेयर करनी होती है, तब आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप ऐसा फॉर्म फिल नहीं करते हैं, ठीक है ना, आप रजिस्ट्रेशन के वक्त, जाहिर सी बात है कि फिर आपको एज अ नीडी पर्सन कंसीडर नहीं किया जा सकता। आइए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी बेसिकली बड़ी रिनाउंड है कंप्यूटर बेस्ड स्टडी प्रोग्राम्स के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में ही मल्टीपल सिटीज में इनके कैंपसेस मौजूद हैं और हजारों बच्चे माशाल्लाह से इन कैंपसेस से स्टडी करते हैं, अपना काम बेस्ट करते हैं। आओ जरा देखते हैं टेस्ट डेट्स क्या हैं। सर सबसे पहली टेस्ट डेट जो मुझे यहां पर नजर आ रही है वो जुलाई, ओके यहां कहीं राउंड 1 राउंड 2 कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, यानी कि एक ही टेस्ट होता है,
एक ही टेस्ट है। 8 जुलाई से 19 जुलाई 2024 को ये टेस्ट कंडक्ट हुए हैं। अब इस साल क्या हो सकता है? अब इस साल कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आनी है फास्ट की टेस्ट डेट्स में। 8 जुलाई है, हो सकता है 6 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, इट्स ऑल पॉसिबल, सही है ना, ये मुमकिन है, मगर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, याद रखिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ अगर मैं टेस्ट डेट्स दूसरी अच्छा टेस्ट डेट सॉरी यहां पर मैं देख रहा हूं 2024 की टेस्ट डेट्स ये हैं। अब 2025 की भी टेस्ट डेट्स मेरे सामने स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। देखिए, लेट जून और अर्ली जुलाई, लेट जून और अर्ली जुलाई, यानी कि जून का आखिर या जुलाई के स्टार्ट में जो है वो टेस्ट आपका 2025 में कंडक्ट हो सकता है, यानी ये आपकी डेडलाइन है, सही है जी। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फास्ट में दो तरह से, जरा गौर से देख लीजिएगा। जो बच्चे 20 इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं उनका एटलीस्ट 60% होना चाहिए, एटलीस्ट 60% होना चाहिए। और जो बीएस कंप्यूटिंग साइंस की तरफ जाना चाहते हैं उनका एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ठीक है जी। ये आपके सामने क्राइटेरिया है। मैं आगे जाता हूं, इस क्राइटेरिया को मजीद मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। मेरिट कैलकुलेटर आपसे क्या कहता है, गौर से देखिए। मेरिट कैलकुलेटर में आपके जो एडमिशन टेस्ट के मार्क्स हैं, जो एडमिशन टेस्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे वो 33% है, यानी कि एडमिशन टेस्ट के मार्क्स जो उनको 33%। अच्छा, जो वेटेज एचएससी के रिजल्ट का है वो 50%, और इसी तरह से जो वेटेज एसएससी का है वो 17%, यानी कि आपका जो 100% कंसीडर किया जा रहा है मेरिट, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे किसके लिए? बीएस इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है जी। अच्छा, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस में क्या है सर, 50% लिया जाएगा आपका टेस्ट का वेटेज। टेस्ट जरा चैलेंजिंग बनाया गया, ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट का ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ एचएससी इक्विवेलेंट जनाब 40%, और उसके साथ साथ एसएससी यानी कि मैट्रिक जो है वो आपका 10% है। तो इस तरह से आपका ओवरऑल जो है वो मेरिट बनेगा, टोटल मेरिट बनेगा आपका फास्ट के हवाले से, ठीक है जी। ये मेरिट कैलकुलेटर जहन में रखिएगा। उसी एतबार से आपकी तैयारी, उसी एतबार से आपके टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए भाई। तो ये बहुत अहम चीजें होती हैं। आप या तो ये समझते हैं कि सिर्फ इंटर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही काफी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट स्कोर काफी है, नहीं, दोनों की जरूरत है, और दोनों में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, दोनों में फर्क नजर आ रहे हैं, एक जैसा नहीं है। जब आप डिफरेंट स्ट्रीम को फॉलो करें तो डिफरेंट उसके लिए स्ट्रेटेजी है। ओके, ये फास्ट के हवाले से कुछ बुनियादी बातें हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आईबीएसईएस राउंड 1 होने जा रहा है 2 मार्च। आईबीएसईएस राउंड 1 होने जा रहा है 2 मार्च 2025। यानी आप अगर आईबीएसईएस का टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम जनवरी, फरवरी एंड दैट्स इट, सिर्फ 2 महीने हैं, राइट। अच्छा, राउंड 2 22 जून 2025। बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो राउंड 1 की तरफ जाएं, पहला टेस्ट दें। क्यों? क्योंकि जब वो राउंड 2 की तरफ जाते हैं तो राउंड 2 में ऑलरेडी उनके पास टाइम बहुत सारा जो वो थ्योरी एग्जाम्स में लग चुका होता है, और थ्योरी एग्जाम्स के फौरन ही बाद डेट मौजूद होती है टेस्ट की, तो ऑब्वियसली वहां पर वो बहुत ज्यादा हर्डल का शिकार हो जाते हैं। सो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू डू सम ग्रेट वर्क टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। सर, इसमें फीस स्ट्रक्चर अराउंड 5 लाख है, अराउंड 5 लाख, ठीक है, अराउंड 5 लाख। अब ये 5 लाख का नाम सुन के बच्चे परेशान हो जाते हैं। पर सेमेस्टर फीस ऐसी बात है बहुत ज्यादा लगती है, मगर उसमें यूनिवर्सिटी बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है, तो कम से कम आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। टेस्ट देने से आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मेरिट कैलकुलेटर क्या है? मेरिट कैलकुलेटर कुछ भी नहीं है। आप अपना टेस्ट देंगे, टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा है, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद ये फैसला होगा कि आपको ये सीट दी जाए या ना दी जाए। इंटरव्यू क्लियर आपको करना होता है ना, तो ये कंडीशन है बस। इसके अंदर कोई अलग से मेरिट कैलकुलेटर आपका मतलब अलग से कोई रिक्वायरमेंट यहां पर सेट नहीं है। आइए आगे चलते हैं। जीआई क्या है? इंजीनियरिंग के हवाले से एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, और जीआईकेआई की जो टेस्ट डेट लास्ट ईयर की मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 4 to 10th मई 2024, यानी कि जो टेस्ट डेट्स मिली हैं बच्चों को वो 4 तारीख से 10 तारीख के दरमियान की मिली हैं 2024 में। इस साल क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है कि इस साल जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अभी तक वेबसाइट पे टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो भाई क्या हो सकता है? हो सकता है कि जनाब ये 4th में से 5th में हो जाए, 6th में हो जाए, दैट्स इट। यानी कि बहुत बड़ा चेंज डेट्स में नहीं आ रहा, नहीं आता है। सो मई के महीने में, मई के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 10 डेज में ये टेस्ट होने जा रहा है। अब जीआई के
कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटलीस्ट 60% आपका होना चाहिए। फर्स्ट ईयर की बेसिस फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर आपका 60% होना चाहिए। आगे चलिए सर, अब मेरिट कैलकुलेशन क्या है, यहां देखिए जरा गौर कीजिएगा, क्या कह रहे हैं सर, यहां कह रहे हैं 85% टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर का 85% लिया जाएगा और आपका जो इंटर मैट्रिक है उसको 15% कंसीडर किया जाएगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया टेस्ट को अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर लेना। ये तुम्हारे फायदे की बात है, इन चीजों से फायदा उठाना है। टेस्ट की स्ट्रैटेजी को देखते हुए, टेस्ट के पैटर्न को देखते हुए, टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए फैसला करना है कि तुम यहां का टेस्ट दे सकते हो या कि नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, GIKI का टेस्ट जो है वो आप यहां कराची में बैठ के भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपका हो रहा होता है तो आप यहां से बैठ के भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो आपको ट्रैवल करना हो। सर इसकी पर सेमेस्टर फी 4,47,500 अराउंड, ठीक है जी, 4.25 लाख कह लीजिए। तो सर ये सेमेस्टर की फी है। अब फिर एक परेशानी ज़हन पे वारिद होगी कि भाई सर ये इतनी फीस, तो भाई आप टेस्ट दें, स्कॉलरशिप हासिल करें, स्कॉलरशिप हासिल करके ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी पूरी की पूरी स्टडी प्लान, ट्यूशन फीस वेव हो जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो ये सोच के पीछे ना हटिए कि मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा क्योंकि फीस इतनी है। नहीं, टेस्ट जरूर दें, अपना टारगेट जरूर सेट करें। हो सकता है कि आपके अगले 4 साल में आपको कोई पेमेंट ना करनी पड़े, आप बड़े मजे से आप पूरे के पूरे 4 साल स्टडी कर रहे हो, ट्यूशन फीस आपको पे ना करनी पड़े। सो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो हैपेंस। तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ा करें। आपको लगता है कि ये टेस्ट स्टैंडर्ड मुझे सूट कर रहा है, मैं इस पर काम कर सकता हूं, सो यू शुड मूव ऑन, काम करना चाहिए। UET लाहौर, 2 टेस्ट डेट्स यहां पर मेरे सामने हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट टेस्ट डेट अगर मैं देख रहा हूं जो कि लास्ट ईयर की मुझे नजर आ रही है जनाब, 1 मार्च, यस 15 मार्च 2024। एक तो ये हमारे पास डेट मौजूद है और दूसरी जो सेकंड टेस्ट है उसकी 3 जून टू 7 जून, या ये मेरे पास टेस्ट डेट मौजूद है जनाब। ठीक है जी, UET की 2 टेस्ट डेट्स यहां पर हैं, डिफरेंट पीरियड में टेस्ट हो रहा है, टेस्ट 1 टेस्ट 2। सर इसके लिए जो एटलीस्ट आपका रिजल्ट बनना चाहिए, एटलीस्ट 60% आपका जरूर होना चाहिए। सर फीस स्ट्रक्चर 2,78,000, 2,78,000। ठीक है जी, ये फी है, सेमेस्टर बेस्ड फी है, क्लियर हो गया। अच्छा सर, मेरिट कैलकुलेटर क्या है, इसमें कंसीडर किया जाता है 25% मैट्रिक, 45% इंटरमीडिएट और आपका 30% ECAT। ठीक है, UET के टेस्ट के लिए ना NTS का ऑप्शन भी बच्चे यूज करते हैं। NTS का टेस्ट अटेम्प्ट करके भी बच्चे जो है वो UET के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। सो ये एक और ऑप्शन होता है। यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी लेती है, अगर आप चाहते हैं कि NAT अटेम्प्ट करें, NAT के जरिए से आप जाएं, तो UET जो है NAT के टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती है। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक टीयर 2 की यूनिवर्सिटी के तौर पे शुमार होती है, मगर इसका भी जाहिर सी बात है टेस्ट डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, टेस्ट डेट 11 अगस्त, यानी अगस्त में बिल्कुल ये ऑप्शन आपके लिए क्लियर हो सकता है, ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, टेंटेटिव डेट में बता रहा हूं कि 11 अगस्त है। अच्छा, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेस्ट, टेस्ट आप किस परसेंटेज पर दे सकते हैं, यानी आप कितनी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में तो आप टेस्ट दे सकते हैं, कितनी। सर BS के लिए 50% है और BE के लिए 60%, यानी अगर आपकी 50% या 50% से ज्यादा भी है तब भी आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। यू आर नॉट आउट ऑफ द गेम। 60% से प्लस में जा रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आप BE के लिए, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए जरूर आप एडमिशन टेस्ट अपना दे सकते हैं। सर इसका एप्टीट्यूड टेस्ट 60% कंसीडर होता है, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट 60% कंसीडर हो रहा है। ठीक है, इंटर 30% है और मैट्रिक 10%, यानी कि मोर देन 50% फिर आपका टेस्ट स्कोर है। क्लियर हो गया। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जो टेस्ट डेट्स रही हैं वो 24 से 26 जून 2024 में आई हैं, यानी कि 24 जून से 26 जून की डेट्स 2024 की हमें मिलती हैं। तो सर इस साल क्या हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चेंज टेस्ट डेट्स में नहीं आने वाला। क्लियर है जनाब, यहाँ पे 26-24 अगर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 22 से शुरू हो जाए, यहाँ पर जो 26 से शुरू हो जाए, यानी कि बहुत बड़ा चेंज टेस्ट की डेट्स में नहीं आएगा। तो अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने इस स्पेसिफिक डेट से पहले, यानी कि जून 2020 जून से पहले आपने टेस्ट के लिए 100% तैयारी कर लेनी है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में 50%, इंजीनियर प्रोग्राम्स में आप जा रहे हैं तो जनाब 50% आपकी परसेंटेज रिक्वायर्ड है फर्स्ट ईयर की, और BScs के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 60% जरूर देना होगा। 60% आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का होना चाहिए। सर क्राइटेरिया क्या मेरिट कैलकुलेशन का,
सेम आपका टेस्ट जो वो 60% काउंट हो रहा है, आपका इंटर 30% काउंट होगा और आपका जो मैट्रिक है वो 10% काउंट किया जाएगा। अब मेहरान यूनिवर्सिटी बेसिकली टियर 3 की यूनिवर्सिटी में शुमार होती है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपकी परसेंटेज कम रही है यानी आप 50s में हैं तो डेफिनेटली आपके पास अभी भी चांस है कि आप मेहरान यूनिवर्सिटी से भी अपनी स्टडीज को अच्छा बना सकते हैं, अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपका डिजायर्ड प्रोग्राम है उसको आप परस्यू कर सकते हो। प्यास जिस यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में होता है, सर इसकी टेस्ट डेट्स क्या हैं, इसका मिनिमम जो एग्रीगेट है, मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया है एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी वो क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। भाई फर्स्ट टेस्ट इस साल यानी कि 2024 में 30 जून को कंडक्ट किया गया, जिसको हम राउंड 1 कह सकते हैं, और सेकंड टेस्ट 15 जुलाई को कंडक्ट किया गया 2024 में। तो सर ये टेस्ट डेट्स आप हमें क्यों बता रहे हैं? डेफिनेट सी बात है कि अभी जब तक के वेबसाइट्स पर ये टेस्ट डेट्स 2025 के अनाउंस नहीं हो जाती हैं तो लास्ट ईयर की टेस्ट डेट्स जो हमारे लिए थोड़ी सी आइडिया क्रिएट कर सकती हैं आने वाले वक्त में, यानी कि 2025 में प्यास का टेस्ट जो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वो जुलाई के स्टार्ट में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और हो सकता है कि जून के एंड में लेट जून के अंदर वो कंडक्ट किया जा रहा हो, और राउंड 1 जो है वो जुलाई के एंड में या मिड ऑफ जुलाई में हो रहा हो। ठीक है जी, तो यहां पर क्लियर हो जाता है। सर मिनिमम वो कह रहे हैं जनाब आपके मैट्रिक में 60% होने चाहिए, मैट्रिक में 60% होने चाहिए, इंटर में 60%, यानी कि सेकंड फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए प्यास के एडमिशन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। आज ये जरा मेरिट कैलकुलेशन कैसी होती है? सर आपके टेस्ट का स्कोर होना चाहिए 60% लिया जाएगा, आपके टेस्ट का स्कोर, टेस्ट स्कोर 60% है, सर मैट्रिक 15% और इंटर 25%, यानी इन तीनों को मिलाकर आपका बनेगा एग्रीगेट, इन तीनों को मिलाकर आपका बनेगा एग्रीगेट। टेस्ट 60% है, ठीक है जी, मैट्रिक 15% है और इंटर जो वो 25% है, और इसकी फीस पर सेमेस्टर जो है वो 1,09,000 रुपए, 1,09,000 रुपए है। इसमें ईयरली बेसिस पे एडिशन होता है, तो उस एडिशन को एक्यूमुलेट करके यहां पर बताया जा रहा है कि 1,09,000 रुपए इसमें इस साल यानी 2024 की मद में इजाफा बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है। वैसे तो तमाम डिटेल जो है वो इनकी फीस स्ट्रक्चर के हवाले से वेबसाइट पर मौजूद होती है, मगर फिर भी अगर उसमें कोई माइनर चेंज आता है तो 1,09,000 से 1,20,000 तक के जो है वो मैक्सिमम जा सकती है जनाब। तो फीस स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। आगे जाते हैं, सर प्यास में हम टेस्ट क्यों दें? भाई अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप इंजीनियरिंग की बेस्ट फैकल्टी से अगर आप अपना इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका इंतखाब प्यास में जरूर होना चाहिए। टेस्ट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा है, डेफिनेटली नहीं होता। एनटीएस का मतलब है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। एनटीएस बेसिकली क्या है? एनटीएस एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ इदारों के लिए वो टेस्ट कंडक्ट करता है। तो सर हमें ये सब बातें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आप जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो एक तो यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी NAT नेशनल एडमिशन टेस्ट को भी जो है ना वो कंसीडर करती है, यानी कि NAT के हम टेस्ट देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, ठीक है जी, तो उस रिजल्ट को भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि उसे कंसीडर करती हैं। UET उसके अंदर मौजूद है, इसी तरह से कॉमसेट जो है वो उसके अंदर मौजूद है, आपके NTS के रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर यहां पर ना अभी इस स्क्रीन पर मेरे पास पूरा एक स्केड्यूल है। अगर मैं फर्स्ट टेस्ट देखता हूं तो टेस्ट डेट आ रही है जनवरी 11 25, ठीक है जी। अच्छा, नेट 1 की डेट जो है वो 11 जनवरी 2025 है, ठीक है जी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी कि 29 दिसंबर रजिस्टर करने के लिए, टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लास्ट डेट कंसीडर की गई थी नेट 1 की। इसकी जो टोटल फीस है वो 1,510 रुपए है, यानी कि 1,510 रुपीज का आप चालान बनाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, वो शेयर करते हैं, ठीक है ना, आप जो उस वेबसाइट पर है वहां पर भेजते हैं, तो फिर आपको जो है वो रजिस्टर कर लिया जाता है। राइट हो गया। अच्छा भाई, अब इसमें होता क्या है, वो बच्चे जो कि चाहते हैं कि सर हम NET के जरिए से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें, तो भाई वो NET के जरिए से बिल्कुल कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, छात्रों के कंटेंट को यूज कीजिए, उसमें आपके पास प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मौजूद है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट का फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ MCQs भी समझ में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड भी समझ में आ जाएगा किस तरह का स्टैंडर्ड होता है। मगर याद रखिएगा NET के अंदर आपका 90+ स्कोर होना जरूरी है। अगर 90+ स्कोर के साथ आप जाते हैं सो इट मींस के आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी जो कि नेट के रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है उसमें आपके प्रोग्राम का एडमिशन बिल्कुल चांस उसका बनता
बनता है, एडमिशन आपका उस प्रोग्राम में हो सकता है, इसका चांस है। मगर आपका स्कोर अगर 60 है 70 है तो जाहिर सी बात है बहुत लो स्कोर है। एनईटी का टेस्ट बहुत सारे बच्चे देते हैं, बहुत सारे बच्चे देते हैं, और मजे की बात है कि ये टेस्ट हर महीने हो रहा होता है, हर महीने एक टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने स्केड्यूल जो मेरे सामने है उसको मैं देखूं तो जनाब मुझे नजर आ रहा है नेट 1 जो है वो जनवरी में, नेट 2 जो है वो फरवरी में, नेट 3 जो है वो मार्च में है, नेट 4 जो है वो अप्रैल में, फिर नेट 5 मई के अंदर है, 6 टेस्ट, नेट 6 जो है वो जून में है, फिर जुलाई, अगस्त, इस तरह से पूरा साल इसके टेस्ट होते रहते हैं। मगर आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो एनईटी के रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है, ये आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एनईटी के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपको पता नहीं चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटीज करती हैं। फिर उसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट है उससे पहले तक जो आप नेट अटेम्प्ट करते हैं, नेट के टेस्ट देते हैं, ठीक है ना, एनईटी आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के बाद अगर आप एनईटी का टेस्ट आप देते हैं या नेट बेस्ड टेस्ट देते हैं तो भाई फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। एक और अहम बात कर लें कि जनाब एनईटी का ये जो टेस्ट रिजल्ट होता है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, ये 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए होगा। जिस साल आपने टेस्ट दिया उस साल के लिए वैलिड है, अगले साल उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप एनईटी की बेसिस पे ही किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर में आपको एनईटी का टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। तो भाई यहां पर एक शेड्यूल मौजूद है एनईटी, यानी कि 2025 में एनटीएस 13 टेस्ट ले रही है। नेशनल एडमिशन टेस्ट जो है, ठीक है ना, उसमें 13 टेस्ट कंडक्ट होंगे, 13। तो भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी के एतबार से जरूर सिलेक्शन कर सकते हैं और एनईटी के जरिए से भी आप यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन यकीनी बना सकते हैं। सर बहरिया यूनिवर्सिटी की कुछ डिटेल हमारे सामने है। बहरिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर होते हैं इंजीनियरिंग की साइड से, तो जनाब बीईई है, इस तरह से बीएससीएस है, बीएसआईटी है और बीएसएआई है। सर अगर मैं यहां पर बात करूं कितना फीस पर सेमेस्टर वेरी कर रही है, जी हां वेरी कर रही है। हर एक प्रोग्राम की फीस अलग अलग यहां पर आपको दिखाई दे रही है। जो बीई के लिए एग्रीगेट दरकार, आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दरकार है भाई वो 60% है, वो 60% है। बाकी प्रोग्राम्स में 50% है। मगर अगर आप बहरिया से बीईई की डिग्री लेना चाहते हैं, वहां पे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कम से कम जो है वो 60% होना चाहिए। सर इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है मेरिट की? सर टेस्ट स्कोर यहां पर हमारे सामने मौजूद है। टेस्ट स्कोर, यस टेस्ट स्कोर है अराउंड 60%, इंटर का है 30% और मैट्रिक का है 10%। ये मिलाकर आपका बनेगा एग्रीगेट। इसकी बेसिस पे आपका एडमिशन कंसीडर किया जा सकेगा बहरिया कैंपस कराची के हवाले से। ठीक है जी, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने, याद रखने और अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के हवाले से इंप्लीमेंट करने के लिए मिली होंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो, सवालात हो, जरूर इस वीडियो में आप अपने कमेंट्स में जरूर शेयर कर लीजिए कि इसका आपको जवाब मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर में और भी दीगर वीडियोस के लिंक्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव मालूमात आपको हासिल हो, जिसकी बेसिस पे 2025 आपकी कामयाबी का साल बन सके। थैंक यू।